हेलो फ्रेंड्स, ये एक मैराथन वीडियो है जिसमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आपके 8वें पेपर को कंप्लीट रिवाइज इस वीडियो में हम करेंगे। हर एक यूनिट के बारे में बात करेंगे, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है उस बारे में बात करेंगे और महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। मान लो आपकी तैयारी पहले यूनिट की अच्छी हो रखी है तो आपको यूनिट स्विच करने के लिए वीडियो को टाइटल पर क्लिक करना है। नीचे चैप्टर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ से आप चैप्टर स्विच कर पाओगे। जिस भी चैप्टर की तैयारी आपकी कमज़ोर है उसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छी कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। यूनिट 1 का नाम है बच्चों का स्वास्थ्य व खुशहाली के बारे में बात करेंगे। आसान यूनिट है, 5 नंबर का यूनिट है। एक बार पढ़ते ही ज़्यादातर टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट को लेकर के। पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य के आयामों पर चर्चा कीजिए। अब देखिए कंप्लीट इस तरह का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों देखिए स्वामी विवेकानंद ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर WHO ने क्या परिभाषा दी है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो सभी को लेकर बात करते हैं। तो पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में। तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित व व्यवस्थित होने की अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। आगे देखिए, इस स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नायमात्मा बलहीने न लक्ष्य, अर्थात निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता है, वह कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा देखिए, केवल बीमारी, कमजोरी या अपंगता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुव्यवस्था की स्थिति ही स्वास्थ्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इस पेपर में दोस्तों स्वास्थ्य वाला पेपर जो होता है आपका छोटा पेपर होता है, 1-1 नंबर के प्रश्न आप यहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इन पर आपको थोड़ी सी पकड़ बना करके रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें टॉपिक है स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है। स्वास्थ्य एवं खुशहाली का जैविक पक्ष, स्वास्थ्य एवं खुशहाली का मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुशहाली की अवधारणा को बताइए। तो खुशहाली जीवन की एक अवस्था है जिसमें बच्चा मानसिक तौर पर स्वास्थ्य, आनंदित तथा समन्वित महसूस करता है। खुशहाली से तात्पर्य एक बच्चे का स्वयं के व्यवहार, संवेगों तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में संतुलन बना करके उनके प्रति सहमति प्रकट करता है। अतः खुशहाल बच्चा अपने आप में परिपूर्ण होता है, परिपक्वता की ओर आगे अग्रसर रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें टॉपिक रहने वाला है बच्चों के स्वास्थ्य पर सीखने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले जानते हैं सीखना क्या है। तो कार्य को करने के दौरान होने वाला अनुभव ही सीखना है, अर्थात जब हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं तो उस दौरान हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही परिस्थितियों का सीखने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। देखिए आज जो हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें कुछ गलतियां रह जाती है, अगर हम कल उस काम को दोबारा से करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे या फिर कोई भी गलती आपसे नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से सीखना हमारे व्यवहार में निरंतर चलता रहता है। आगे देखिए, हेनरी पी स्मिथ के अनुसार सीखना क्या है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, हेनरी पी स्मिथ के अनुसार नए आचरण को ग्रहण करना या पुराने आचरण को अनुभवों के आधार पर कमजोर या मजबूत करना आपके सीखना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इसमें टॉपिक रहने वाला है स्वास्थ्य पर सीखने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए शारीरिक संरचना में बदलाव आता है, आहार व व्यायाम आदि में, और आनुवांशिकता, वंशानुगत में भी यहाँ पर सीखने पर प्रभावित रहती है। आगे देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर सीखने का प्रभाव। तो सजग मस्तिष्क, संवेगात्मक प्रभाव और प्रेरणा, ये आपको ध्यान रखना है तीनों टॉपिक्स। और आगे देखिए सामाजिक स्वास्थ्य पर सीखने का प्रभाव। देखिए सामाजिक परिवेश में बदलाव, वातावरण में और सामाजिक आर्थिक स्तर में बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बच्चों की स्वास्थ्यप्रद आदतों के बारे में बात करते हैं। तो पहली आदत है व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें। तो त्वचा की स्वच्छता आपको रखनी चाहिए, बालों की स्वच्छता, दांतों की स्वच्छता, नेत्रों की स्वच्छता, नाखूनों की स्वच्छता, हाथों की स्वच्छता और पैरों की स्वच्छता। ये सभी स्वच्छताएं आपको ध्यान रखनी है जिससे आपका स्वास्थ्य निरंतर बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भोजन संबंधी स्वास्थ्यप्रद आदतें। तो भोजन करने से पूर्व साबुन से हाथ धोने चाहिए, भोजन को ढक कर के सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, भोजन प्रसन्न होकर के शांत भाव से करना चाहिए, और भोजन उचित आसन में बैठ करके करना चाहिए। कई बार पड़े पड़े भी भोजन कर लेते हैं तो वो आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक तरीके से बैठ करके ही भोजन करना है। और अगला देखिए, प्रत्येक बार खाने के पश्चात मुख की सफाई करनी चाहिए।
ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें टॉपिक रहने वाला है सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधित आदतें। तो देखिए पहला है इसमें अपने निवास स्थान, विद्यालय परिसर, खेल मैदान आदि स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। कचरा नियत स्थानों पर रखे कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अनावश्यक व टूटी-फूटी वस्तुओं को हटा देना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पोषण के बारे में बात करते हैं। पोषण की परिभाषा में देखिए व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, विकास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वह पोषण कहलाता है। पोषण वह है जिसके उपयोग से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास यहाँ पर होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आगे देखिए पोषण के स्रोत की बात कर लेते हैं। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, यह विटामिन है ए बी सी डी ई के, और जल, ये सब भोजन के घटक पोषण को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए कृमि संक्रमक का प्रश्न भी इंपॉर्टेंट इस यूनिट से है। कृमि परजीवी है, मिट्टी के माध्यम से संक्रमण करते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खुले में शौच के कारण इनके अंडे मिट्टी में विकसित होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कृमि संक्रमण से बचाव कैसे किया जाए? तो अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए, चप्पल या जूते पहन करके रखना चाहिए, पैरों को गंदगी से बचाना चाहिए, नाखून स्वच्छ व छोटे रखना चाहिए। कई बार नाखूनों में कचरा फंस जाता है, फिर भोजन के माध्यम से पेट में चला जाता है, तो फिर वो बीमारियों को जन्म देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नाखून भी स्वच्छ रखने हैं। आगे देखिए शौचालय का उपयोग करना चाहिए, शौच के पश्चात साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो कि स्कूलों में होता है, तो उसके बारे में जानकारी भी वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। तो विद्यालय में बच्चों को आहार वितरण का कार्यक्रम सर्वप्रथम जर्मनी व फ्रांस में शुरू किया गया था। सन 1952 में भारत के अनेक राज्यों में मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया। तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, तो उद्देश्य देखिए इसके बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बच्चों की विद्यालय में अनुपस्थिति को कम करना, अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय तक लाना, बच्चों के बीच में विद्यालय छोड़ने की संख्या कम करना। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि घर उनका दूर रहता है, तो खाना खाने के लिए लंच में ही घर पर चले जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अगर स्कूल में ही खाना देंगे तो फिर वो लंच में विद्यालय छोड़ करके नहीं भागेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। छठा पॉइंट है सामाजिकरण को इसमें बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इसमें कुपोषण भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। तो देखिए शरीर को भोजन से निश्चित मात्रा व अनुपात में पोषक तत्वों का प्राप्त न हो पाना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण होने वाले रोगों के बारे में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला रोग है रिकेट्स, रक्तहीनता, बेरीबेरी, पेलेग्रा और रतौंधी, स्कर्वी और एडिशन रोग, घेंगा रोग और बंध्यता, ये सारे रोगों को आपका ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको इसमें ध्यान रखना है कुपोषण के मुख्य कारणों के बारे में भी। तो पहला कारण है दोस्तों निर्धनता। निर्धनता में देखिए अगर हम ठीक पौष्टिक आहारों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब भी दोस्तों हमारे जो बीमारियां हैं कुपोषण का शिकार होना तय है। प्राकृतिक प्रकोप भी कोई हो सकता है, बाढ़ वगैरह से ग्रसित अगर कोई महामारी आ गई है तब भी हो सकता है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती का अभाव यानी कि अगर हम पौष्टिक तत्व नहीं उगा पाएंगे, अगर हमारे जो फसल हमने उगाई है उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी है, तब भी वहाँ पर हो सकता है। यातायात व परिवहन से जो प्रदूषण होता है उनकी भी अज्ञानता यहाँ पर, अगर हमें जो पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, तभी भी यहाँ पर कुपोषण के शिकार हम हो सकते हैं। भंडारण में अगर भंडारण हमारा उचित जगह पर नहीं है, अगर हम जो भंडारण हमने कर रखा है गेहूँ वगैरह का, अनाज का, तो उसमें अगर कुछ कीड़े मकोड़े आ गए हैं, कुछ हमने ठीक तरीके से भंडारण उनका नहीं करा है, तब भी वो दिक्कतें हमारे सामने आ सकती है। बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि भी यानी कि सभी तक ठीक पौष्टिक आहारों का नहीं पहुंच पाना भी यहाँ पर बड़ा कारण हो सकता है कुपोषण का। खाद्य सामग्री में मिलावट भी यहाँ पर देखिए भोजन संबंधी अस्वस्थ आदतें भी हमें जो कुपोषण की ओर अग्रसर करती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सारी बातें समझ लेनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अगला आपके टॉपिक है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं। तो पहला माध्यम है समाचार पत्र, दूसरा है स्वास्थ्य मेले प्रदर्शनी आदि में, और संचार साधन रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, पत्रिकाएं, पुस्तकें, स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर, अध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, चलचित्र, मित्र मंडली, विज्ञापन अथवा वैज्ञानिक चेतावनी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको फर्स्ट यूनिट में ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट सेकंड को लेकर के। यूनिट सेकंड का नाम है बच्चों का स्वास्थ्य और विद्यालय। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है, उनको हमने नोट्स पीडीएफ में कंप्लीट मेंशन किया है, महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं को। और ये यूनिट आपका सेकंड यूनिट 4 नंबर का है। 4 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यालय परिवेश और विद्यालय परिसर के बारे में। तो देखिए विद्यालय परिवेश उस सारे वातावरण से जुड़ा है
जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी होते हैं, जबकि विद्यालय परिसर में कक्षा कक्ष, लाइब्रेरी, खेल मैदान एवं पार्किंग हेतु उपलब्ध स्थान और भवन आदि आते हैं। सारे नोट्स दोस्तों ईजी लैंग्वेज में है, आपको आसानी से समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं और फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आगे देखिए, सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद्यालय परिवेश के बारे में अगर आपको बड़ा प्रश्न पूछ ले तो आपको उसमें क्या लिखना है वो जान लेते हैं। तो देखिए, बच्चों का स्वास्थ्य विद्यालय परिसर या परिवेश के ऊपर बहुत निर्भर होता है। विद्यालय में यदि स्वास्थ्यप्रद वातावरण है तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उनको पढ़ने व सीखने में ज़्यादा रुचि रहेगी, बालक का सर्वांगीण विकास भी वहाँ पर होता रहेगा अगर आसपास का जो वातावरण है वो स्वस्थ रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विद्यालय परिसर और रोशनी। देखिए, विद्यालय भवन ऐसे खुले उच्च स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर सूर्य की रोशनी आसानी से सभी कक्षा कक्ष में पहुँचे, तथा कक्षाओं में अंधेरा नहीं होना चाहिए। बालकों की जो आंखों की दृष्टि है जो कमजोर हो जाती है वो कक्षा कक्ष में ठीक रोशनी ना पहुँच पाने से, तो वहाँ पर देखिए प्राकृतिक रोशनी, सूर्य की रोशनी अति आवश्यक रूप से पहुँचनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है विद्यालय परिसर और स्वच्छ हवा। तो देखिए, बच्चों को स्वच्छ हवा मिले इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय भवन के आसपास कोई कारखाना, गंदे पानी के ठहराव वाला स्थान आदि ना होवे, ताकि प्रदूषित हवा का प्रभाव विद्यालय भवन में ना होवे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट है विद्यालय परिसर और पानी। तो देखिए, इसमें विद्यालय परिवेश में पीने का पानी शुद्ध तथा फ्लोराइड मुक्त होना चाहिए। विद्यालय में बने शौचालयों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में पीने के पानी से बहने वाले खराब पानी की निकासी बाग बगीचों, पेड़ पौधों में करनी चाहिए ताकि उनका सदुपयोग यहाँ पर हो सके। इस तरह से आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है इसमें विद्यालय परिसर और बाग बगीचे। तो देखिए, कक्षा कक्ष के पास पर्याप्त स्थानों पर छायादार पेड़ पौधे लगे हुए होने चाहिए तथा इस तरह लगे हुए हों जिससे कक्षा कक्ष में रोशनी प्रवेश में बाधा ना होवे। फुलवारी पेड़ पौधे लगाने से छाया, शुद्ध हवा मिलती है तथा पर्यावरण शुद्ध रहता है। इस तरह से दोस्तों आपको चारों पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है। अगर विद्यालय परिवेश के बारे में आपको डिटेल में पूछता है तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राथमिक उपचार। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट है मानव शरीर की आंतरिक रचना। तो इसमें देखिए अस्थियां, पहला पॉइंट, तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। बालक में उनकी संख्या कुछ ज़्यादा होती है, बाद में जब शरीर विकसित होता है तब कुछ अस्थियां जुड़ करके एक हो जाती हैं, तब फिर सारी टोटल जो है वो 206 रह जाती हैं इसमें। तो देखिए, आगे इनके बारे में अगर डिटेल में पूछ ले तो देखिए, आपको ऑप्शनल प्रश्न पूछ सकता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ग्रीवा में कितनी होती है, कंधे पर कितनी होती है, हाथ पर कितनी होती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो खोपड़ी में 22 होती है, ग्रीवा में 2 होती है, कंधे पर 2 होती है, हाथ में 54 होती है, ऊपरी बाह में 2 होती है, निचली बाह में 4 होती है, कूल्हे की अस्थि में 2 होती है, जांघ की अस्थि में 2 होती है, छाती में 25 होती है, घुटने में 2, टांग में 4 और रीढ़ की हड्डी में 33 होती है, पैर में 52 होती है। टोटल आपके 206 हड्डियां यहाँ पर रहती हैं। इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, सेकंड है आपके पेशियां। तो पेशियों में देखिए, पेशियां त्वचा से नीचे पाई जाती है तथा शरीर को निश्चित आकार देती है। पेशियां 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियां हाथ, पैर, आंख की पलकें आदि। अनैच्छिक पेशियां हृदय, यकृत, मूत्राशय आदि। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, थर्ड पॉइंट में रक्तदाब के बारे में भी जानकारी पूछा जा सकता है। तो सामान्यतः उच्च रक्तदाब 120 तक व निम्न 80 यहाँ पर रहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न दुर्घटनाएं तथा उनका उपचार किस प्रकार से किया जाए। तो पहला है देखिए डूबना। तो पानी में डूबे हुए व्यक्ति के पेट व फेफड़ों में अत्यधिक पानी चला जाता है, अतः पीड़ित के वस्त्र ढीले कर दिए जाने चाहिए। पेट को ऊंचाई पर रखते हुए पेट को ऊंचाई पर रखते हुए उल्टा लेटा देना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से को बार बार दबाना चाहिए पेट में यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आघात में देखिए, शरीर की वह स्थिति जिसमें रोगी की जीवन आवश्यक क्रियाएं जैसे सांस लेने व खून का दौरा आदि प्रभावित होता है, आघात कहलाती है। यह 2 प्रकार का होता है, शारीरिक आघात और मानसिक आघात। शारीरिक आघात कोई बड़ी दुर्घटना, डूबना, करंट आदि होती है, और मानसिक आघात कोई दुख पहुंचाने वाली खबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए जलना व झुलसना आपको ध्यान रखना है। जलने में देखिए, यदि सूखी आग, बिजली का करंट, अम्ल, आकाशीय बिजली, धूप व पहिए की रगड़ से कोई अंग जल जाए तो उसे जलना कहते हैं। आगे देखिए झुलसना, यदि गर्म जल, दूध या तेल आदि से जल जाते हैं तो उसे झुलसना कहते हैं। जलने की डिग्री, तो जलने की डिग्री देखिए, फर्स्ट डिग्री देखिए यदि त्वचा जली हो, सेकेंड डिग्री त्वचा व मांसपेशियां दोनों जल जाए, थर्ड डिग्री मांसपेशियां जल करके सिकुड़ जाएं व आंतरिक अंग प्रभावित हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिग्रियां भी आपको पूछी जा सकती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आपका रेबीज। रेबीज में देखिए यह रोग मनुष्यों को कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। यदि किसी जानवर के काटने के बाद समय से टीका न लगवाए जाए तो मृत्यु निश्चित है। जिस जानवर को रेबीज होता है उसकी लार टपकती रहती है और कुछ दिनों में मर जाता है। आपको ये सारे फैक्ट्स के बारे में दोस्तों जानकारी रखनी है। इस तरह के एक एक नंबर के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं या फिर बड़ा प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके पॉइंट है तेज बुखार का। तो देखिए मनुष्य का सामान्य तापमान 98.4 F होता है। यदि 103 F से तेज ताप हो जाए तो उसे तेज बुखार हाइपरथर्मिया कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मिर्गी का दौरा। तो मिर्गी का दौरा में देखिए यह एक मानसिक रोग है जो किसी भी आयु में हो सकता है। यह आनुवंशिक व सिर पर चोट लगने से भी हो सकता है। अगला पॉइंट है दम घुटना। इसमें देखिए दम घुटने के अनेक कारण हो सकते हैं। संक्रमण के कारण, सिर पर चोट लगने के कारण, फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण दम घुट सकता है। आगे देखिए दिल का दौरा। तो दिल का दौरा पड़ने से कई कारण हो सकते हैं। दिल के किसी वाल्व का असफल हो जाना, कोई आघात देने वाली खबर सुनना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इस तरह से आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अतः रोगी को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और दिल को कृत्रिम रूप से पंपिंग करानी चाहिए। नवा पॉइंट है शरीर का कोई अंग कटकर अलग हो जाना। तो जब हाथ या पैर का कोई हिस्सा जैसे उंगली कटकर अलग हो जाए तो उसे एम्पुटेशन कहते हैं। अतः रोगी के रक्त स्राव को दबाव के द्वारा रोकने का प्रयास करते हुए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है CPR यानी कि कार्डियक पाल्मोनरी रेसिटेशन। तो देखिए जब हृदय की धड़कन बंद हो जाए, व्यक्ति की श्वास रुक जाए तो जीवन बचाने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे CPR कहते हैं। कार्डियो का अर्थ है हृदय, पल्मोनरी से अभिप्राय फेफड़े और रेसिटेशन से अभिप्राय पुनर्जीवित, अर्थात हृदय तथा फेफड़ों को पुनः क्रियाशील करना ही कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं CPR तकनीक में ABC का अत्यंत महत्व है। A यानी कि श्वास लेने का रास्ता, B मतलब श्वास क्रिया, C रक्त परिसंचरण। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं पट्टियों के बारे में भी दोस्तों कई बार प्रश्न आया है। कई प्रकार की होती है, गोल होती है, तिकोनी और गीली पट्टी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसकी उपयोगिता को जान लेते हैं। तो घाव को संक्रमण से बचाने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, अधिक चोट के लगने से बचाने के लिए पट्टी की उपयोगिता रहती है। आगे बढ़ते हैं सामान्य खेल चोट व उनका उपचार किस तरह से किया जाए। तो पहला है मोच। तो लिगामेंट का खिंचाव या टूटना ही मोच है। शरीर के किसी जोड़ पर अस्थि दूसरी अस्थि से लिगामेंट के माध्यम से बंधी होती है। तो अगर उसमें कुछ खिंचाव या टूटना हो जाता है तो फिर वो मोच हो जाती है। खिंचाव में देखिए पेशिका कंडरा में घुमाव या ऐंठन आना ही खिंचाव है। जिस प्रकार जोड़ पर एक अस्थि दूसरी अस्थि से लिगामेंट के माध्यम से बंधी होती है, उसी प्रकार पेशी व अस्थि कंडरा के माध्यम से बंधी रहती है। आगे देखिए मोच व खिंचाव के लक्षण। तो चोटग्रस्त हिस्से पर सूजन एवं दर्द होता है। चोटग्रस्त हिस्से की हलचल में कठिनाई होती है और चोटग्रस्त हिस्से की त्वचा नीली पड़ जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके देखिए मोच व खिंचाव के उपचार भी आपको जान लेने हैं। पहला है उस अंग को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। बेहतर घंटे 3 दिन तक ठंडा उपचार दें व बाद में गर्म उपचार करना चाहिए। तीसरा है प्रत्येक घंटे या 2 घंटे बाद ठंडे पानी की थैली रखते रहें। इस तरह से आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अस्थि भंग का, फ्रैक्चर आप जिसे कहते हैं। तो जब किसी बाहरी चोट के कारण कोई अस्थि टूट जाती है, दब जाती है या मुड़ जाती है तो उसे अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि भंग के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, सरल अस्थि भंग, मिश्रित अस्थि भंग और जटिल अस्थि भंग। आगे देखिए अतिरिक्त अस्थि भंग के प्रकारों के बारे में। तो बहुखंड अस्थि भंग, पचड़ी अस्थि भंग, कच्ची अस्थि भंग और दबी अस्थि भंग, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अस्थि भंग के लक्षण भी आपको जान लेने हैं। तो देखिए पहला लक्षण है असहनीय दर्द होता है। चोट वाले अंग को सूजन रहती है। क्षतिग्रस्त अंग का हिलना असंभव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अस्थि भंग का उपचार। देखिए उपचार में पहला है रोगी के उस अंग को तिकोनी पट्टी बांध करके तथा खपच्चियों की सहायता से सहारा दे सकते हैं। लकड़ी की छोटी छोटी काट करके खपच्चियाँ जो होती है उनकी सहायता से आप जो पट्टियाँ हैं वो बांध करके जो रोगी को सहायता दे सकते हो। आगे देखिए आघात का उपचार कर तुरंत रोगी को अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रक्तस्राव का, ब्लीडिंग जो होती है। शरीर के किसी अंग से रक्त बहने को रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव के प्रकार देखिए बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव, 2 प्रकार है। इसका उपचार भी जान लेते हैं। हम केवल बाह्य रक्तस्राव जो होता है उसकी प्राथमिक चिकित्सा ही कर सकते हैं, आंतरिक की कैसे ही कर पाएंगे। तो देखिए बाहर की जब करेंगे तो प्रत्यक्ष दबाव के द्वारा हो सकती है या फिर अप्रत्यक्ष दबाव के द्वारा आप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अस्थि का खिसकना। तो यहाँ पर देखिए जोड़ से कोई अस्थि अपनी जगह से खिसक जाती है तो उसे अस्थि का खिसकना कहते हैं। लक्षण आप यहाँ पर देखिए,
लक्षण में आपको लिखना है उस स्थान पर अत्यधिक दर्द होता है, उस अंग का आकार बिगड़ जाता है, हलचल प्राय समाप्त हो जाती है। उपचार किस प्रकार से करना है, तो देखिए पहला उपचार है उस स्थान को आरामदायक स्थिति में रखें, ठंडे पानी की थैली रखें, अतिशीघ्र अस्पताल ले जाना चाहिए। तो ये आपको उपचार ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी दोस्तों कई बार प्रश्न आया हुआ है। प्राथमिक चिकित्सा इलाज शुरू करने से पहले दी जाने वाली सहायता होती है, यानी कि घर पर अगर आपकी चोट हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे उसमें। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा आपके पास बॉक्स होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसमें देखिए आपके प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए एक डिब्बा आपके पास होना चाहिए, स्टेलाइज्ड रुई यानी कि जीवाणु मुक्त रुई आपके पास होनी चाहिए, और पट्टियाँ होनी चाहिए गोल व तिकोनी। चौथा आपके पास कैंची और चिमटी आदि होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट डिटोल आपके पास होना चाहिए, और बिटाडीन भी आपके पास होना चाहिए। आगे देखिए आपके पास जीवी पेंट और आयोडेक्स भी आदि यहाँ पर आपके पास होने चाहिए प्राथमिक जो आपके पास चिकित्सा बॉक्स रहता है उसके अंदर, जिससे आप अपना उपचार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस यूनिट का लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विद्यालय एवं मानसिक तनाव। देखिए विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार से मानसिक तनाव होता है या फिर शिक्षकों में जो तनाव आता है उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो देखिए आकस्मिक तथा आश्चर्यजनक तथा अवबोधनीय व्यवहार में परिवर्तन ही मानसिक तनाव है, अर्थात किसी इच्छा के अनुरूप कार्य ना होने पर अवांछित व्यवहार परिवर्तन ही मानसिक तनाव रहता है। विद्यालय में बच्चों को निम्न कारणों से मानसिक तनाव हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स आपको मेजर किए गए हैं। पहला पॉइंट है शिक्षक या सहपाठियों के दुर्व्यवहार के कारण मानसिक तनाव। दूसरा है दंड या भय के कारण मानसिक तनाव। तीसरा है शैक्षणिक दबाव के कारण मानसिक तनाव। इस तरह से दोस्तों आपने सारे मेजर पॉइंट्स इस यूनिट के समझ लिए हैं। और अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 जो है समावेशी शिक्षा के बारे में है और 3 नंबर का यूनिट है। 3 नंबर के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है उनको आइए डिस्कशन करते हैं और एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। इस यूनिट का दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अभिप्राय है कि एक बालक या व्यक्ति का अन्य से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विभिन्नताओं का भिन्नता से है। यानी कि दो बच्चों के बीच में शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक अगर अंतर रहता है तब फिर वो विभिन्नताओं के अंतर्गत गिना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। प्रमुख क्षेत्र में देखिए आपको यहाँ पर शारीरिक विभिन्नताएं, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है दोस्तों अभिरुचियों में भिन्नता, चौथा है संवेगात्मक अभिरुचि में भिन्नता, पांचवा है सीखने की क्षमता में भिन्नता, छठा है शारीरिक क्रियाशीलता में विभिन्नताएं, और सातवां है विशिष्ट योग्यता में भिन्नता। इस तरह से दोस्तों 7 प्रमुख क्षेत्र हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, जो कि आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके देखिए इसमें है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है, किन कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो पहला देखिए आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है संस्कृति, चौथा है जातीय परंपरा, पांचवा है सामाजिक आर्थिक स्तर, छठा है शिक्षा, और सातवां है लिंग भेद का प्रभाव, आठवां है आयु का प्रभाव। इस तरह से दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य वाले पेपर में दोस्तों आपके 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के इस तरह से छोटे प्रश्न आएंगे, तो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए कंप्लीट वीडियो देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके टॉपिक होने वाला है शारीरिक क्षमता का। तो देखिए क्षमता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो शारीरिक क्षमता या दक्षता एक अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे जीवन का आधार है। मानव शरीर में शारीरिक क्षमताएं या योग्यताएं उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक इंजन के लिए ईंधन होता है। इंजन में अगर ईंधन उच्च क्वालिटी का होगा तो सारा कुछ सिस्टम सही चलेगा। अच्छी एवरेज आप जैसे कह सकते हैं कि इंजन अच्छा एवरेज देगा, अच्छी तरह से चलेगा, उसका सारे सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। तो हमारे शरीर में भी अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक काम करेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के घटकों पर आधारित होती है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती है। अतः शारीरिक क्षमता के घटक निम्न प्रकार से है। तो शारीरिक क्षमता के घटकों को देख लेते हैं। पहला घटक है ताकत, दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा है लचीलापन, चौथा है समन्वयता चपलता, और पांचवा है गति। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अगर परीक्षा में पूछे तो आपको इसी तरह से डायग्राम बना के लिखना है, जिससे थोड़ा सा काम आपका अट्रैक्टिव लगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुविधाजनक बनाने के उपाय। तो देखिए प्रत्येक विद्यालय का भौतिक परिवेश उस क्षेत्र के लोगों के सामाजिक तथा मानसिक जरूरतों के आधार पर सुविधाजनक बनाया जाए तो वह ज़्यादा परिणामदायक होगा। प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक ज़रूरतें अलग अलग होती हैं और वहाँ का बालक भी उसी सामाजिक परिवेश में रहकर सीखना चाहता है। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र या समाज के लोगों की शारीरिक क्षमता भी अलग अलग होती है। उसी क्षमता के अनुसार उन्हें शारीरिक गतिविधियों या खेल की ओर ले जाना लाभदायक रहेगा। और दोस्तों ग्रामीण बालकों व शहरी बालकों का खेल
के प्रति अलग अलग रुझान होता है, उनके अनुसार वहाँ की ज़रूरत के अनुसार खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि द्वंद्व क्या होता है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। द्वंद्व वह क्रियाएं हैं जो दो व्यक्तियों द्वारा आपस में शक्ति या जोर आजमाइश लगा करके की जाती है, तो उसे द्वंद्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है समावेशी संदर्भ में खेल एवं व्यायाम। तो देखिए कुछ खेलों के बारे में जानेंगे और खेलों के जो उद्देश्य हैं वो भी जानेंगे, खेलों से बेनिफिट क्या है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, खेल एवं व्यायाम का शिक्षण एवं स्वरूप इस प्रकार से हो जो हर प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होना चाहिए। नीचे इसी प्रकार की गतिविधियाँ व खेल दिए जा रहे हैं जिन्हें करने में सभी विद्यार्थी सक्षम होंगे और सभी को यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, पहला खेल है हाथों से धकेलना। तो देखिए दोस्तों, इस नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि दो कैंडिडेट रहते हैं, दोनों आपस में अपने आप को हाथों से धकेलते हैं। जिससे देखिए थोड़ा-सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर, और चित्र आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आपस में दो कैंडिडेट के द्वारा आपस में अपने आप को धकेला जा रहा है। मांसपेशियों में जो तालमेल हो रहा है उससे दोस्तों मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है, और दोस्तों इसके साथ में ही देखिए हाथों की शक्ति विकसित हो रही है और मांसपेशियों में तालमेल विकसित होता जा रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है हाथ से खींचना। तो इस तरह से देखिए कुर्सी की तरह आपको अवस्था बना करके इस तरह से बैठना है, दोनों हाथों को फँसाना है और फिर दोस्तों इस तरह का व्यायाम करना है। यह व्यायाम पैरों, जांघ एवं हाथों की शक्ति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यायाम है। और इसके बाद दोस्तों अगला है कमर पकड़ो। तो देखिए कमर पकड़ो खेल में आपको क्या करना होता है, एक व्रत बनाना होता है। व्रत बना करके दोस्तों दो कैंडिडेट इसमें एक दूसरे की कमर पकड़ते रहते हैं, और ध्यान रखना होता है कि कोई गोले से बाहर ना जाए। गोले से जो भी बाहर जाएगा वो आउट हो जाएगा, और छोटा सा गोला बनाया जाता है, तो उसमें देखिए ये खेल खेला जाता है। इससे बेनिफिट क्या रहता है, सहन शक्ति विकसित होती है, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों के बीच समन्वय होता है, लचीलापन बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। सारे खेलों के बारे में दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी है, उद्देश्य वगैरह, खेल की विधि वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इन्हें देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके देखिए कंधे से धकेलना। तो इसी तरह से सेम पीछे हमने जो खेला था उसी तरह से एक गोला बनाना है, और एक टांग के बल आपको दोनों को यहाँ पर देखिए खड़ा होना है अगर दो कैंडिडेट खेल रहे हैं तो, और एक दूसरे को कंधे से आपको धकेलना होता है, और ध्यान रखना होता है कि गोले से बाहर जो भी जाएगा तो वो आउट हो जाएगा। इस तरह से का एक खेल है। इससे बेनिफिट क्या रहता है, तो टांगों की शक्ति विकसित होती है, सहन शक्ति विकसित होती है, और मांसपेशियों में समन्वय होता है। ये दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास बातें नहीं है। लैंग्वेज में अगर आप पूछेंगे तो आप आसानी से इसकी लैंग्वेज लिख पाएंगे, कोई खास ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज वाला मामला नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। आगे देखिए दोस्तों मनोरंजनात्मक खेलों के बारे में जानते हैं। तो ऐसे खेल जिनके नियम व मैदान का परिमाप स्थिर नहीं होता है, अपनी सुविधा या साधनों के अनुसार उनके नियमों व मैदान को निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला खेल है राम रावण का। इसमें दोस्तों कक्षा को दो टीमों में बांटा जाता है, एक टीम को राम और दूसरी टीम को रावण कहा जाता है, और दोनों टीमों को दोस्तों आमने सामने खड़ा करते हैं 1 से 2 मीटर की दूरी पर, और जस्ट उनके पीछे 5 मीटर दूरी पर दोस्तों एक लाइन खींच दी जाती है, और शिक्षक दोस्तों साइड में खड़ा होकर के निर्देश देता है एक टीम को, और फिर वो टीम जो है दोस्तों पीछे जो 5 मीटर वाली रेखा है उसको पार करने के लिए भागती है, और दूसरी जो ये टीम है यहाँ पर ये इसको रोकने के लिए भागती है। जो दोस्तों टीम जितने कैंडिडेट्स को रोक लेते हैं वो आउट हो जाते हैं, और जो पार कर लेते हैं वो बच जाते हैं। इस तरह से फिर कंटिन्यू ये चलता रहता है। इस तरह का ये खेल है, आप लैंग्वेज में इसे आसानी से लिख पाएंगे। इसके उद्देश्य जान लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी, टीम भावना विकसित होगी, शारीरिक क्षमता के घटक गति व चपलता को विकसित करना होगा, और प्रतिक्रियात्मक समय के गुण को विकसित करना है। इनके उद्देश्य आपको जान लेने हैं। सभी खेलों के उद्देश्य तो कम से कम आपको ध्यान ही रखने हैं, और थोड़ी थोड़ी दोस्तों विधियों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका खेल है यहाँ पर देखिए खड़ी खो। खड़ी खो में देखिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हैं दो टीमें होती हैं, दो व्रत बना करके खड़ी रहती हैं, और यहाँ पर बीच में दो कैंडिडेट जो हैं एक दूसरे को पकड़ते हुए आगे भागते हैं, और फिर खो बोल करके दूसरे कैंडिडेट को भागना पड़ता है वहाँ पर। इस तरह से का खेल है ये, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके उद्देश्य दोस्तों हम देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, गति व चपलता का विकास होता है, प्रतिक्रियात्मक योग्यता का विकास होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको कंप्लीट पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए एक फूल दो माली। तो यह एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल है जिसमें दो बालकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इसके उद्देश्य पहले जान लेते हैं। तो शारीरिक क्षमता के घटक गति, चपलता, समन्वयता को विकसित करना, छात्रों में खेल भावना का विकास करना, एकाग्रता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को अपनी प्रतिभा कौशल दिखाने का अवसर प्रदान करना। इस तरह से इसके उद्देश्य हैं। आगे देखिए इसकी विधि के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो टीम यहाँ पर खड़ी है आमने सामने,
और इनके बीच में एक वृत्त बना करके यहाँ पर दोस्तों रुमाल डाल दिया जाता है और दोनों टीमें दोस्तों आपस में रुमाल उठाने के लिए भागती है। जो टीम रुमाल को उठा करके भाग जाती है वो जीत जाती है। इस तरह का ये खेल है और जो हाथ लगा देते हैं फिर आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा कबड्डी टाइप सा खेल है ये, खड़ी खो। आपको देखिए अगला खेल है गोठा भार। तो सभी विद्यार्थी एक वृत्त में बैठते हैं। एक विद्यार्थी वृत्त के बाहर अपने हाथ में गोठा लिए हुए घूमता रहता है और यहाँ पर देखिए जिसके पीछे वो गोठा रख देगा और अगर आपको ध्यान नहीं पड़ता है और वो घूम करके इधर से आ जाएगा तो फिर आप आउट हो जाओगे और फिर ये आपकी जगह बैठ जाएगा और आप फिर भागना शुरू कर दोगे। तो इस तरह का दोस्तों ये खेल है और इसके उद्देश्य देखिए गति व स्फूर्ति विकसित होती है, चपलता व चतुराई का विकास होता है। ये इसके उद्देश्य हैं आज जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों अगला आपका यहाँ पर खेल है समूह बनाना। तो देखिए विद्यार्थी बोले गए संख्या के अनुसार समूह बनाते हैं, जो कि दोस्तों चित्र में आप देख पा रहे हैं। टीचर बीच में खड़ी है और आसपास जो बच्चे हैं वो वर्ताकार होकर के यहाँ पर राउंड में यहाँ पर टीम बनाए हुए हैं। प्रतिक्रियात्मक योग्यता को विकसित करना इसका पहला उद्देश्य है और सहयोग की प्रवृत्ति विकसित करना दूसरा उद्देश्य, खेल खेल में मनोरंजन करना तीसरा उद्देश्य। यह उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। खेल विधि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 10 मीटर के अर्ध व्यास में बने गोले के बाहर खड़ा कर देते हैं और आदेश देने वाला विद्यार्थी या शिक्षक गोले के मध्य में खड़े हो जाएंगे। खेल प्रारंभ होने पर सभी छात्र गोले के बाहर दौड़ते रहेंगे। 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद आदेश देने वाला एक नंबर बोलेंगे तो 4 और जो सभी विद्यार्थी बोली गई संख्या का एक समूह बनाएंगे, अर्थात 4-4 के समूह में खड़े हो जाएंगे। जो विद्यार्थी 4 विद्यार्थियों का समूह नहीं बना पाएगा वो आउट माने जाएगा, उसको गोले के मध्य में बैठा दिया जाएगा। वह पुनः खेल शुरू हो जाएगा और बोली गई संख्या अनुसार समूह बनाए जाएंगे। तो इस तरह का दोस्तों ये खेल है, आपने आसानी से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला खेल है सतोलिया। सतोलिया देखिए इसे 7 की संख्या वाला खेल भी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि 7 की संख्या वाला खेल किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देंगे 4 आपको और इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है आपको सतोलिया। 7 की संख्या के कारण ही इसका नाम सतोलिया रखा गया है। इस खेल में 2 दल होते हैं, प्रत्येक दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं तथा मुकाबला भी 7 अंकों का ही होता है। उद्देश्य पहले जान लेते हैं। तो देखिए प्रतिक्रियात्मक योग्यता का विकास होता है, गति क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने की योग्यता का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए खेल की विधि थोड़ी सी जान लेते हैं। खेल आपने कभी ना कभी जरूर खेला होगा। सतोलिया के बारे में आपको सब जानकारी है कि 7 जो काठियां होती हैं पत्थर की, उनको ऊपर नीचे रख करके जो कपड़े की गेंद से मार करके खेला जाता है। इस तरह की जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखनी है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत है जिनको आती है तो वो इसे पढ़ लेना। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सत्ताली देखिए, इसमें देखिए यह समूह में खेले जाने वाला खेल है। इसमें एक खिलाड़ी खेल के नियमों के अनुसार अन्य खिलाड़ियों को पकड़ने का प्रयास करता है। उद्देश्य जान लेते हैं। देखिए गति क्षमता का विकास होता है, सहन शक्ति का विकास होता है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है। इसमें देखिए किसी खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा खेल बताइए जिसमें खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और आपको 4 ऑप्शन दे देगा और फिर दोस्तों उसमें एक 47 भी होगा तो आपको 47 टिक करना है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न आपके ऑप्शनल प्रश्न चुने जाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कम से कम 7 खिलाड़ी होने चाहिए। अधिकतम के लिए कोई नियम नहीं है। स्थान के लिए भी दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा होना चाहिए जिस पर बच्चे जो हैं आसानी से भाग दौड़ सकें, ऊंचा नीचा कैसा भी चल जाएगा। और इस खेल में पक्ष विपक्ष जैसे 2 दलों का बंटवारा भी नहीं होता है। सभी खिलाड़ियों को दाव के लिए चुना जाता है। तो इस तरह से ये खेल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके देखिए खेल है चकमा बॉल। में देखिए यह प्रतिस्पर्धात्मक 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है। उद्देश्य जान लेते हैं। तो देखिए टीम भावना व सहयोग की भावना का विकास होता है, चपलता व स्फूर्ति के गुण का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। और अब दोस्तों इसकी खेल विधि जान लेते हैं। तो देखिए कक्षा को 2 बराबर भागों में बांट करके उपलब्ध मैदान के अनुसार 5-7 मीटर त्रिज्या का एक गोला बना करके एक दल गोले के अंदर खड़ा रहेगा और दूसरा दल गोले के बाहर चारों तरफ खड़ा रहेगा। एक फुटबॉल को बाहर खड़े दल को देकर के यह कहें कि अंदर खड़े खिलाड़ी के घुटने के नीचे बॉल को मारना है। अगर घुटने के नीचे बॉल लग जाती है तो वह आउट हो जाएगा और अगर नहीं लगती है तो फिर नहीं होगा। तो इस तरह से ये खेल है। 20, 15, 10, 5 मिनट निश्चित करेंगे। निश्चित समय में शेष बचे खिलाड़ी उस दल के अंक माने जाएंगे। यही प्रक्रिया दूसरे दल द्वारा दोहराई जाएगी और इस आधार पर विजेता दल घोषित किया जाएगा। अगला खेल है दोस्तों पूंछ पकड़ो। इसमें देखिए यह 10-15 विद्यार्थियों के समूह में खेला जाने वाला खेल है। उद्देश्य जान लेते हैं। शरीर में चपलता का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना, सहन शक्ति का विकास करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेल विधि जानते हैं। तो इस तरह से लाइन बना करके खड़े रहते हैं 10-15 विद्यार्थी और दोस्तों कमर को पकड़ करके रेल बनाते हुए खड़े रहते हैं। पंक्ति के सबसे अंतिम विद्यार्थी को पूंछ माना जाता है।
पंक्ति के सामने एक विद्यार्थी उस पंक्ति के विद्यार्थियों की ओर मुंह करके खड़ा होता है तथा दौड़ करके पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास के दौरान पंक्ति का सबसे आगे वाला खिलाड़ी पूंछ पकड़ने वाले खिलाड़ी को पीछे की ओर जाने से रोकने का प्रयास करता है। यदि पकड़ने वाला खिलाड़ी पूंछ को छू देता है तो पूंछ बना विद्यार्थी सामने आकर के पकड़ने वाला विद्यार्थी बनेगा तथा इसी प्रकार यह खेल चलता रहेगा। इसी क्रम में दोस्तों अगला खेल है शेर और बकरी का। देखिए इस खेल में एक विद्यार्थी को शेर तथा एक को बकरी का नाम दिया जाता है तथा अन्य विद्यार्थी एक वृत्त में हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। इस तरह का ये खेल है। उद्देश्य देखिए सहयोग की भावना विकसित होती है, कमजोर की सहायता करने की भावना का विकास होता है, बलशाली से मिलकर लड़ने की भावना विकसित होती है। अब दोस्तों इस खेल की विधि जान लेते हैं। तो इस खेल में सभी विद्यार्थी एक वृत्त में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े रहेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। दो खिलाड़ियों को बाहर बुला करके एक को शेर व दूसरे को बकरी का नाम दिया जाता है। बकरी बने खिलाड़ी को वृत्त के अंदर खड़ा करते हैं व शेर वृत्त के बाहर रहता है। शेर बकरी को पकड़ने और खाने का प्रयास करता है। वृत्त में हाथ पकड़े सभी खिलाड़ी बकरी को शेर से बचाने का प्रयास करते हैं। वृत्त में खड़े खिलाड़ी शेर को वृत्त में अंदर बाहर आने जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। बकरी को वृत्त के अंदर बाहर आने जाने की छूट रहती है। इस तरह का ये खेल है जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी खेलों के बारे में जानकारी रखनी है। एक बात आपने नोटिस करी होगी कि सभी खेलों के उद्देश्य एक जैसे हैं, तो आपको एक खेल का उद्देश्य याद करके सभी आपको कोई भी खेल पूछे उसमें आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है और दोस्तों थोड़ी थोड़ी विधि के बारे में जानकारी रखनी है। इस तरह से यूनिट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है और अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 का नाम है योग एवं व्यायाम का स्वास्थ्य से संबंध के बारे में। 3 नंबर का यूनिट है और 3 नंबर के लिए आपको योग के बारे में जानकारी रखनी है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखनी है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। दोस्तों इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है योग एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले हम बात करेंगे योग के बारे में। तो देखिए योग शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है और योग शब्द संस्कृत की युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, गठबंधन करना, बांधना तथा अपना ध्यान केंद्रित करना, यानी कि इसमें सही में इसका अर्थ होता है जुड़ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों इसी क्रम में महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित वृत्ति निरोध अर्थात चित्त या मन की वृत्तियों के दमन को योग कहा गया है। 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपको पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में दोस्तों आपको ज्यादातर प्रश्न 1-1, 2-2 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा या फिर योगश्चित वृत्ति निरोध किसने कहा, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए चलना है। देखिए दोस्तों अगला है महाकाव्य गीता में कहा गया है कर्मेषु कौशलम, यानी कि कर्म कौशल ही योग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में दोस्तों उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही योग होता है। आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है योग के अंग। देखिए महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं और जिन्हें अष्टांग कहा जाता है। अष्टांग किसे कहते हैं, अष्टांग क्या कौन कौन से हैं, सारे 8 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। और ये अष्टांग किसने कहा, महर्षि पतंजलि ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे तो आपको इस तरह से प्रश्नों में उलझना नहीं है, सारे पॉइंट्स को ठीक तरीके से क्लियर कर लेना है। दोस्तों इसका पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यम के बारे में। तो यम समाज के कल्याण के लिए है, इंद्रियों एवं मन का संयम यम है। यम के 5 अंग हैं। पांचों अंग के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पांचों अंग में पहला है अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य। इस तरह से आपको पांचों के बारे में ध्यान रखना है और थोड़ी सी इनके बारे में भी डिटेल ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अहिंसा, तो मन वचन एवं कर्म में किसी को कष्ट न देना ही अहिंसा है। दूसरा है सत्य, मन वचन तथा कर्म में एक रूपता ही सत्य है। और तीसरा है अस्थेय, मन वचन व कर्म से दूसरों द्वारा उपार्जित वस्तु का उपभोग न करना, यह है अस्थेय। और अगला है अपरिग्रह, यानी कि अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी प्रकार की भौतिक सामग्री का संग्रह न करना। और इसी क्रम में दोस्तों अगला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य योग में जीवन का आधार है। ये आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे दोस्तों योग का दूसरा अंग है नियम, और इसमें देखिए यह शरीर शुद्धि के लिए होता है। और इसके 5 अंग हैं संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और शौच। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे दोस्तों तीसरा है आसन, यानी कि स्थिर सुखम आसनम, यानी कि योगासन शरीर को स्वस्थ तथा निरोगी तो रखते ही हैं बल्कि मन तथा विचारों को भी पवित्र बनाते हैं। चौथा प्रकार है दोस्तों प्राणायाम। संस्कृत भाषा के प्राण प्लस आयाम से प्राणायाम बना है। श्वास प्लस श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रकार है प्रत्याहार, तो इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। छठा प्रकार है धारणा या एकाग्रता, तो मन की एकाग्रता का प्रयास ही धारणा है।
सातवां प्रकार है ध्यान या साधना, तो मन को निरंतर एक लक्ष्य पर स्थिर रखने में सफल हो जाना ही ध्यान है। और आठवां प्रकार है समाधि या आत्मानुभूति, तो समाधि योग की अंतिम अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस तरह से आपको आठों प्रकार अष्टांग के बारे में जानकारी रखनी है। और इसके बाद में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के तीन पक्ष होते हैं, पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है सामाजिक, ये ध्यान रखना है आपको। और अगला है व्यायाम। व्यायाम के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक व्यायाम। और व्यायाम के पक्ष अगर आपको पूछता है तो चार पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास। ये आपको व्यायाम और स्वास्थ्य के पक्ष ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ व्यायामों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले योगासन की सावधानियां आपको ध्यान रखनी है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। योगासन का अभ्यास प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देशन में ही करना चाहिए। योगासन स्वस्थ एवं शांत स्थान पर करना चाहिए। योगासन दरी, चटाई आदि पर करना चाहिए। योगासन खाली पेट करना चाहिए। योगासन करने से पूर्व शरीर के लिए गर्माना यानी कि वार्मिंग अप आवश्यक है। योगासन करते समय हमारा पूरा ध्यान अपनी श्वास एवं प्रभावित अंगों पर होना चाहिए। योगासन करने के लिए प्रातः सूर्योदय एवं सायंकाल का समय उचित रहता है। योगासन करते समय शरीर के अंगों को झटका नहीं देना चाहिए, अर्थात सहन क्षमता के अनुसार अभ्यास करते हुए धीरे धीरे अंगों की क्षमता, अभ्यास और आवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसी क्रम में दोस्तों अगला यहाँ पर देखिए ताड़ासन। ताड़ासन को किस तरह से करना है, इस तरह से आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। और इसकी विधि देख लीजिए, दोनों पैरों के बीच में लगभग आधा फीट का फासला रख करके खड़ा होना है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठेंगे वैसे वैसे पैर की एड़ियां भी ऊपर उठेंगी। शरीर का भार पंजों पर रहेगा एवं शरीर पूरी तरह से ऊपर खींचा जाएगा। पुनः धीरे धीरे उसी प्रकार प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए इसके लाभ के बारे में। तो इसका पहला लाभ है दीर्घ श्वसन से फेफड़े सुदृढ़ एवं विस्तृत होते हैं। यह आसन बच्चों को कद वृद्धि के लिए अति उत्तम है। इससे समस्त शरीर के स्नायु सक्रिय एवं विकसित होते रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों अगला आसन है त्रिकोणासन। और त्रिकोणासन की विधि देखिए, दोनों पैरों के बीच लगभग 1.5 फीट का फासला रखते हुए खड़े होना है। दोनों हाथ कंधों के समानांतर पार्श्व भाग में खुले रहना चाहिए। श्वसन अंदर बढ़ते हुए बाएं हाथ से सामने से लेते हुए बाएं पैर के सामने भूमि पर टिका देना है। इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये इसकी विधि है। और आगे दोस्तों अब इसके लाभ जान लो। लाभ देखिए, कमर का भाग लचीला बनता है, पार्श्व भाग की चर्बी को कम करता है, कमर के पृष्ठ भाग की मांसपेशियां स्वस्थ होती है, छाती का विकास होता है। ये आपको लाभ ध्यान में रखने हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगला आसन है गरुड़ासन। गरुड़ासन की देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं। और इसमें देखिए सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के दाहिने पैर के आगे से लेते हुए बाएं पैर के घुटने से ऊपर लेते हुए लपेट देंगे और उसी प्रकार हाथों को लपेट करके नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। इस तरह से आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये इसकी विधि है। और इसके लाभ देखिए, हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है एवं हाथ पैर के विकार दूर हो जाते हैं। गुर्दे के रोगियों के लिए विशेष लाभप्रद है। अंडकोश में वृद्धि होती है, पौरुष ग्रंथि में लाभदायक है, मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। ये आपको लाभ ध्यान रखने हैं। अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन की विधि देखिए, सावधान की मुद्रा में इस तरह से आपको बैठना होता है, चित्र में आप देख पा रहे हैं। और इसकी विधि देखिए, सीधे बैठ करके दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। इसी प्रकार बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर रखेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखेंगे। प्रारंभ में 1-2 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं, धीरे धीरे इसी प्रकार प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। ये इसका विधि है। लाभ देखिए, ध्यान के लिए उत्तम आसन है, मन की एकाग्रता व प्राणोत्थान में सहायक है तथा जठराग्नि को बढ़ाता है। वात रोग में लाभदायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वात रोग में लाभदायक कौन सा आसन है, तो आपको पद्मासन इस तरह से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों पश्चिमोत्तानासन विधि। इसमें देखिए दोस्तों चित्र में आप देख पा रहे हैं, आसानी से आप इसकी विधि लिख देंगे। और लाभ देखिए, इससे उदर शक्ति में वृद्धि होती है, भूख बढ़ती है, मेरुदंड लचीला बनता है, वीर्य संबंधी विकार नष्ट होते हैं, साइटिका मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। ये लाभ आपको ध्यान रखने हैं। अगला है दोस्तों वज्रासन। वज्रासन देखिए चित्र में आप विधि देख लीजिए, यहाँ पर चित्र में आप आसन देख पा रहे हैं। इस तरह से विधि आप लिख पाएंगे कि इस तरह से बैठना होता है, घुटनों के बल और हाथों को इस तरह से सीधा रखना होता है, आप लिख पाएंगे। लाभ देख लीजिए, सीजन लाभ देख लीजिए, भोजन के तुरंत पश्चात किया जाने वाला यह एकमात्र आसन है। तो देखिए एकमात्र आसन जो कि भोजन के बाद किया जाता है, आपको कौन सा आसन है तो पूछा जा सकता है, प्रश्न 1 नंबर का, आपको ध्यान रखना है। इससे भोजन जल्दी एवं आसानी से पच जाता है, घुटनों का दर्द दूर होता है, मन एकाग्र रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। ये आपको लाभ ध्यान रखने हैं। अगला है दोस्तों अर्धमर्त्येंद्रासन विधि। यहाँ पर दोस्तों चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको बैठना होता है, उस तरह से आपको घूमना होता है।
अर्धमृत्येंद्रासन ये है। और इसकी विधि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। लाभ देख लीजिए, कमर दर्द एवं मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। पीठ की सभी नसों व नाड़ियों में रक्त संचार अच्छे प्रकार से चलेगा। पेट के दोषों को दूर करके आंतों को ताकत प्रदान करता है। लाभ आपको सभी आसनों के ध्यान रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, भुजंगासन विधि। तो भुजंगासन आपको इस तरह से लेट करके करना होता है। यहाँ पर देखिए, आगे से ऊपर उठना होता है, पीछे से नीचे होकर के। और ये इसकी विधि है। सांप के फन के समान आकृति आपको बनानी होती है, इसे भुजंगासन कहते हैं। और इसके लाभ देखिए, वक्ष स्तर का विकास होता है, मेरुदंड में लाभ मिलता है, स्वप्न दोष दूर होता है, गर्दन व पीठ का दर्द दूर होता है। ये इसके लाभ हैं। अगला है दोस्तों शलभासन। शलभासन की विधि आप देख लीजिए। शलभासन इस तरह से आपको, भुजंगासन में तो आपको आगे से उठना होता था, बट अभी देखिए शलभासन में पीछे से उठना होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके लाभ हैं उदर, सीना, गर्दन, पैर एवं साइटिका के लिए ये लाभदायक है। अगला है धनुरासन। धनुरासन में देखिए, इस तरह से आपको धनुष की तरह बनना होता है। चित्र में आप कंप्लीट देख पा रहे हैं। चित्र को देखकर ही आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि किस तरह से काम सारा हो रहा है। विधि आप आसानी से लिख पाएंगे धनुरासन की। और हम जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। पेट की चर्बी कम होती है, पेट की गैस दूर होती है, पेट के रोग नष्ट होते हैं, हृदय मजबूत बनता है, गले के रोग दूर होते हैं, आंतें मजबूत एवं निरोगी बनती है। ये इसके लाभ हैं। और अगला आसन है दोस्तों हलासन। हलासन का चित्र आप इस तरह से देख पा रहे हैं। आपको पैरों को इस तरह से सिर के ऊपर से दलाना होता है और हाथों को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है सीधा। विधि दोस्तों आप लिख पाएंगे आसानी से। और हम जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। तो पेट की चर्बी कम करता है, मेरुदंड लचीला बनता है, कंधे, गर्दन व भुजाएं मजबूत होती है। ये इसके लाभ हैं। अगला है सर्वांगासन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्र में आप देख पा रहे हैं, टांगों को ऊपर करना होता है, इस तरह से हाथों को करना होता है। ये इसकी विधि है। यहाँ पर देखिए, शरीर के समस्त अंगों की क्रिया ठीक करने वाला आसन होने की वजह से इसे सर्वांगासन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। सावधानी भी दोस्तों इसमें दी गई है कि उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी इस आसन को न करें। और अब जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए, लाभ है स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, टॉन्सिल, दमा, खांसी में लाभ मिलता है, थायराइड ग्रंथि का स्राव संतुलित होता है। ये इसके लाभ हैं। और अगला आसन है चक्रासन। चक्रासन में देखिए दोस्तों, इस तरह से आप चित्र में देख पा रहे हैं। विधि आप लिख पाएंगे। इस तरह से पैरों के बल, इस तरह से हाथों के बल खड़ा होना है। और आपको इस तरह से एक राउंड टाइप अर्धचंद्राकार आकृति आपको बना देनी है। और इसके लाभ देखिए, कमर दर्द, दमा, सिर दर्द, आंखों के विकार, सर्वाइकल व स्पॉन्डिलोलाइटिस में विशेष लाभ मिलता है। और हाथ पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, शरीर में स्फूर्ति, ताकत एवं तेजस्व बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, उदर एवं आंतें सक्रिय होती है। ये इसके लाभ हैं। अगला है श्वासन। श्वासन की विधि देख लीजिए। इस तरह से आपको सीधा लेटना होता है, हाथ सीधे रखने होता है। ये श्वासन है। विधि आसान है इसकी। इस आसन को योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा किस आसन को कहते हैं? तो श्वासन को कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। और आगे दोस्तों, शरीर की स्थिति शव के समान हो जाने से इसे श्वासन कहते हैं। तो किस आसन में शरीर की आकृति शव के समान हो जाती है? तो श्वासन में हो जाती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, 1 नंबर के प्रश्न इस तरह से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। विधि आप समझ ही गए हैं। विधि के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके लाभ के बारे में। तो देखिए, रक्तचाप नियंत्रित होता है, तंत्रिका तंत्र सुव्यवस्थित होता है, शरीर के साथ साथ मन, मस्तिष्क व आत्मा को भी पूर्ण विराम, शांति व आनंद मिलता है। अनिद्रा रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। और इसी क्रम में दोस्तों आगे ध्यान, एकाग्रता व स्मरण शक्ति का भी इसमें विकास होता है। और निराशा, अहंकार, उपेक्षा, तनाव आदि विकार दूर होते हैं। इस तरह से ये आसन है। और इसी क्रम में दोस्तों आगे 2 प्रश्न भी दिए हुए हैं। पहला है, भोजन के तुरंत बाद कौन सा योगासन किया जा सकता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, आप कमेंट में बताइए। और दूसरा प्रश्न है, शारीरिक स्थिति से योगासनों को कितने प्रकार से करते हैं? ये भी आप कमेंट में जरूर बताना, हमने कितने प्रकार अभी पढ़ लिए हैं। आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राणायाम के प्रकार। तो प्राणायाम के प्रकार पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सावधानियां। पहली है, प्राणायाम का अभ्यास प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देशन में ही करना चाहिए। प्राणायाम स्वस्थ एवं शांत वातावरण में करना चाहिए। प्राणायाम दरी, चटाई आदि पर करना चाहिए। किसी भी आपको सावधानियां पूछे तो इस तरह से ही आपको करना है। हमने अभी यहाँ पर देखिए व्यायाम के बारे में पूछा, योगासन के बारे में, तो वहां पर भी हमने सेम लिखा था और इस तरफ भी सेम लिखा है। तो ये सारी सेम सेम ही होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है। अगला है, देखिए प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय सूर्योदय से आधा घंटा पूर्व एवं सूर्योदय के आधा घंटा बाद तक उपयुक्त रहता है। प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए। प्राणायाम भोजनोपरांत के 5 घंटे बाद करना चाहिए। अगर आपने प्राणायाम करने से पहले भोजन कर लिया है तो 5 घंटे बाद ही आपको प्राणायाम करना चाहिए। ये इसकी सावधानियां हैं। और इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिए, पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो देखिए, लोहार की धोकनी के समान
श्वास प्रश्वास की क्रिया होने से इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए पद्मासन सुखासन में बैठ कर के किया जाता है। स्थिति सुखासन या पद्मासन आप पहले हम पढ़ चुके हैं। विधि देखिए, बलपूर्वक पूरक व रेचक करेंगे। इस क्रिया में सीना, कंधे, पसलियां फैलते एवं सिकुड़ते हैं। इस प्रकार 10 से 20 बार दोहराते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए 5 से 7 मिनट तक अनवरत करने का प्रयास करते हैं, बिना रोक टोक करने का प्रयास करते हैं। सावधानियां देखिए, श्वास निकालते समय आगे झुकना नहीं है, मुखाकृति बिगाड़ना नहीं है। पूरक व रेचक करते समय पेट स्थिर रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए या कम समय के लिए ही करना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। और लाभ देख लीजिए, पहला लाभ है इस प्राणायाम से नज़ला, जुखाम, गले तथा कफ रोगों की निवृत्ति होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है एवं भूख लगती है। और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो पद्मासन या सुखासन में बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। स्थिति पद्मासन या सुखासन, इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं। एक नाक से आपको सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, इस तरह से ये आसन रहता है। विधि आप देख लीजिए और इसके लाभ देख लीजिए। कफ वात रोग दूर होते हैं, गले के विकार व उदर के कर्मी में लाभ मिलता है, नाड़ी शोधन होता है। और अगला प्राणायाम है दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम। इसमें भंवरे के समान गुंजन करना होता है खुद के कानों को बंद करके। इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसके लाभ देखिए, भ्रामरी प्राणायाम मानसिक उत्तेजना तथा उदासीनता दोनों ही अवस्थाओं में लाभकारी है। यह प्राणायाम मस्तिष्क के स्नायु को सुखद एवं स्वस्थ रखता है, मन शांत होता है एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम, यानी कि पद्मासन या सुखासन की स्थिति में किया जाता है। शीतकारी चित्र में आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सावधान बैठ कर के किया जाता है। और देखिए, होठ खुले रख करके सामने के ऊपर तथा नीचे के दांतों को आपस में मिला करके आम अवस्था की तरह जिह्वा समतल रख करके मुंह के मध्य से पूरक करेंगे और फेफड़े पूर्ण भरने के पश्चात दोनों नासिका रंध्रों से रेचक करेंगे। पूरक मतलब कि अंदर ले जाएंगे, रेचक मतलब बाहर निकालेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लाभ देखिए, शरीर में शीतलता पैदा होती है, मन शांत रहता है, दांतों से खून आना या पायरिया रोग को रोकता है। और अगला प्राणायाम है दोस्तों शीतली प्राणायाम। और इसमें देखिए, यह प्राणायाम सामान्य स्थिति में बैठ करके किया जाता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं। और इसमें देखिए, यह ध्वनि आपको निकालनी होती है और लंबा और गहरा पूरक आपको ग्रहण करना है और फिर बाद में उसको निकाल देना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लाभ देख लीजिए, इस प्राणायाम से शरीर का ताप कम होता है, रक्तचाप में लाभ मिलता है। और आगे देखिए, दांतों में खून आना एवं पायरिया को रोकता है, मन शांत रहता है। और इसी क्रम में दोस्तों अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। और इसकी स्थिति देखिए, ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है। चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसके लाभ देख लीजिए, मृगी तथा मानसिक रोगों में लाभदायक है, टॉन्सिल ठीक होते हैं, सर्दी जुखाम खांसी में लाभ मिलता है, नाक कान तथा गले के रोग दूर होते हैं, आवाज में मधुरता आती है। ये इसके लाभ हैं। और अगला प्राणायाम है महाप्राण ध्वनि। और चित्र में आप देख पा रहे हैं, ओम ओम आपको निकालना होता है ध्वनि और महाप्राण ध्वनि ये है। लाभ इसके, मन एकाग्र होता है, चित्त शांत होता है एवं अन्य यौगिक क्रियाएं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला है कपालभाति। कपालभाति देखिए, सुखासन तथा पद्मासन में बैठ करके कपालभाति क्रिया करते हैं। कपालभाति का चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सांस आपको झटके से लेना होता है, झटके से छोड़ना होता है, ये इसकी विधि है। और आगे देखिए दोस्तों, इसके लाभ जान लीजिए। पूरे दिमाग को सक्रिय करके सुप्त केंद्रों को जागृत करता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, मोटापा कम होता है, चेहरे का ओज बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है। प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से आप प्रश्नों को, प्राणायाम के कोई 4 प्रकार बताइए, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना किसे कहा जाता है, प्राणायाम का संबंध मुख्यतः शरीर के किस तंत्र बॉडी सिस्टम से है, ये प्रश्न हमने आपको परीक्षा में आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सारे टॉपिक्स आपको देख लेने हैं। और इन सभी क्वेश्चन के दोस्तों आपको आंसर प्राणायाम टॉपिक में मिलने वाले हैं। प्राणायाम टॉपिक को ध्यान से पढ़ करके आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और आगे देखिए दोस्तों, यौगिक व्यायाम। तो देखिए, सूर्य नमस्कार योगासनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह यौगिक व्यायामों का राजा कहलाता है। यौगिक व्यायामों का राजा कौन है? सूर्य नमस्कार है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। इस एक ही व्यायाम से कई आसन एक साथ पूर्ण हो जाते हैं। इसका स्वास्थ्य लाभ पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करना अच्छा रहता है। इसमें 12 अवस्थाएं विभिन्न आसन मुद्राओं की होती है। तो स्थिति 1 में हाथ जोड़ना है, स्थिति 2 में इस तरह से होना है, स्थिति 3 देखिए आपको घुटनों के बल इस तरह से झुकना है, और स्थिति 4 देख लीजिए, स्थिति 5, स्थिति 6, स्थिति 7, स्थिति 8, स्थिति 9, स्थिति 10, स्थिति 11, स्थिति 12। तो ये 12 स्थितियां सारी जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सभी स्थितियों के बारे में बताना है, आपको ध्यान से इन सभी स्थितियों को देख लेना है। तो इस तरह से अब तक हम 15 नंबर का मटेरियल डिस्कस कर चुके हैं और अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का लास्ट यूनिट 5 के बारे में।
पाँचवा यूनिट है विभिन्न खेल एवं शिक्षण विधियों के बारे में, जो कि 5 नंबर का यूनिट है और ये इस तरह से आपका जो कंप्लीट पेपर है वो 20 नंबर का होने वाला है। आइए अब हम पाँचवें यूनिट के बारे में बात करते हैं। पाँचवा यूनिट 5 नंबर का है और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। खेलों के बारे में बात करी गई है, शिक्षण विधियों के बारे में बात करी गई है। अलग अलग खेल हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सब के बारे में बात करी गई है। जिम्नास्टिक के बारे में बात करी गई है, टेबल टेनिस, उन सब के बारे में बात करी गई है। खेल के बारे में, खेल का मैदान के बारे में, खेल के नियमों के बारे में, उन सब बारे में बात करी है। तो आइए कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कशन करते हैं, समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खेलकूद व शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में। इसमें देखिए शिक्षण के बारे में बात करते हैं। शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं या साधनों से है जो एक अनुभवी व्यक्ति अपने समाज के अपरिपक्व शिशु तथा सदस्यों को उनके जीवन में अपना समायोजन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं, तो वो क्या हो गया, शिक्षण हो गया। शिक्षण का अर्थ संबंध स्थापित करना है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, उचित मार्गदर्शन व सीखने में प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहन करता है। शिक्षण विधियों के बारे में देखिए, यह जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने की एक कला है। शिक्षण विधियाँ और पद्धति या विधि वह कला या मार्ग है जिसके सहारे शिक्षक बालकों के भविष्य निर्माण के लिए उनमें वांछित परिवर्तन ले आने में समर्थ होता है। पद्धति या विधि एक शैली विशेष है जिसके सहज ही बालकों के व्यक्तित्व को लचीला बना करके आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जा सकता है, एक पद्धति, एक विधि से। इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के महत्व को लेकर के कुछ बिंदु। शिक्षण विधियों का पहला महत्व है विधियां बालक के सीखने का वातावरण बनाती है, उसका जो माहौल है वो क्रिएट करती है सीखने का। और दूसरा है विधियां विषय वस्तु को सरल व सुबोध बनाती है। तीसरा बिंदु है विधियां बालक में वांछित परिवर्तन लाती है। चौथा बिंदु है विधियां कार्य के प्रति संलग्न तथा कार्य की संपन्नता के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करती है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और पांचवा बिंदु है विधियां चिंतन तथा निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करती है। छठा बिंदु है विधियां व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। तो ये 6 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं महत्व को लेकर के। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांतों में देखिए आपको कुल 6 सिद्धांत ध्यान रखने हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है जीवन के साथ संबंध जोड़ने का सिद्धांत, चौथा है चयन का सिद्धांत, पांचवा है पुनरावर्तन का सिद्धांत, छठा है विभाजन का सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। तो पहली विधि है आदेश विधि। यह विधि शारीरिक शिक्षा व खेलकूद में महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में एक हरकत या एक मूवमेंट को हासिल करना होता है। यह विधि मुख्यतः कैलिस्थेनिक व्यायाम जैसे पीटी, डंबल्स, लेजियम, परेड, रैली, कक्षा संरचना आदि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस विधि का उपयोग ताल व लय के साथ भी किया जाता है, जिसमें बैंड की ध्वनि या आधुनिक गैजेट्स पर व्यायाम किए जाते हैं। आदेश विधि द्वारा आदेश देने पर सभी बालकों द्वारा एक साथ हरकत होती है तथा आदेश के अनुसार एक समान प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तो ये आदेश विधि आपको ध्यान रखनी है कुछ बिंदु। इसके बाद में बात करते हैं प्रदर्शन विधि के बारे में। प्रदर्शन विधि में देखिए, यह विधि किसी क्रिया या हरकत को प्रदर्शित करने तथा दिखाने के लिए शारीरिक शिक्षा खेलकूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में प्रदर्शन के लिए बालकों के सामने पूरी क्रिया या स्किल या हरकत मूवमेंट को प्रदर्शित किया जाता है और फिर वो प्रदर्शन विधि के द्वारा सीख जाते हैं। उनको दिखाना पड़ता है कि क्या विधि है, तो उस विधि के अनुसार। पहला बिंदु इसमें ध्यान रखना है कि प्रदर्शन विधि का उपयोग करते समय शिक्षक बच्चों को इतनी दूरी पर खड़ा हो कि सभी बालक प्रदर्शित कौशल को आसानी से देख सके। सभी बालक शिक्षक क्या क्या विधि अपना रहा है तो उसको देखने के लिए तो थोड़ा दूरी बना करके खड़ा रहे और शिक्षक की आवाज़ सभी बालकों तक पहुंचती होनी चाहिए। प्रदर्शन के साथ साथ मौखिक व्याख्या भी बताई जानी चाहिए। प्रदर्शन के समय एक बालक का ध्यान आकर्षित ना करके पूरी कक्षा का ध्यान आकर्षित करें, पर्टिकुलर एक बालक पर फोकस ना करें, कंप्लीट क्लास को ही एक जैसा मान करके कंप्लीट क्लास को सिखाएं। और अगला बिंदु है प्रदर्शन के समय बालकों की आंखों पर सूर्य की सीधी रोशनी ना गिरे। छठा बिंदु है प्रदर्शन के समय कौशल या हरकत का गलत प्रदर्शन ना करें। कौशल के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के पश्चात ही प्रदर्शन करें। प्रदर्शन के समय कक्षा संरचना के ठीक हो, यानी छोटे बालक आगे बड़े पीछे, ताकि सभी बालकों को प्रदर्शन ठीक दिख सके। पुनः प्रदर्शन की जरूरत हो तो पुनः प्रदर्शन दिखा देवें। तो इस तरह से ये कुछ विधि आपको प्रदर्शन विधि में ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण अंश पूर्ण विधि। पूर्ण अंश पूर्ण विधि ये क्या है? शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में किसी कौशल या हरकत को सिखाने के लिए यह विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को 4 भागों में बांट करके कौशल को सिखाया जाता है। पूर्ण विधि, अंश विधि, अंश से अंश विधि, अंश पूर्ण विधि। तो ये 4 प्रकार में बांट करके 4 भागों में बांट करके सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विधि को लेकर के। किसी भी कौशल को सिखाते समय सबसे पहले उस कौशल का बालकों के सामने पूर्ण प्रदर्शन करके बताया जाए, ताकि बालकों के मस्तिष्क में पूरे कौशल का चित्र बन जाए। दूसरा भाग है अंश विधि का।
पूर्ण विधि के बाद में कौशल को अलग अलग भागों में बांट करके एक भाग को समझाएं, सिखाएं तथा इस प्रकार सभी विभक्त भागों को अलग अलग सिखाएं तथा बताएं, साथ ही प्रत्येक भाग का प्रदर्शन भी करें। तो अंश विधि का मतलब क्या है कि पार्ट में डिवाइडेड कर करके टॉपिक को समझाना। अंश से अंश विधि तो कौशल के सभी विभक्त जो भाग हैं उनको सिखाएं या बताने के बाद में पुनः सभी एक एक भागों को जोड़ते हुए सिखाएं, यानी सभी भागों को कौशल को विभक्त किया जाता है। तो पहले तो आप पार्टों में डिवाइडेड करके सिखाएंगे, फिर अंश से अंश को जोड़ते हुए कंप्लीट आप सिखा देंगे। इसके बाद में अंश पूर्ण विधि, तो अंत में कौशल के सभी भागों को मिलाते हुए पूर्ण प्रदर्शन आप कर देंगे। तो ये कुछ विधियां हैं, आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। और इसके बाद में अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में देखिए, यह विधि विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे तेज गति से सीखते हैं, वह किसी का अनुकरण करके ही सीखते हैं। इस विधि में बच्चों को अपने द्वारा पूर्ण कौशल प्रदर्शन करने के बाद में धीरे धीरे करते हुए अनुसरण करने हेतु कहा जाता है। इस विधि में कक्षा नेता को आगे खड़ा भी किया जा सकता है, जिसका अनुसरण सभी बच्चे करें तथा शिक्षक सुधार करता है। तो अनुकरण विधि का मतलब है अनुसरण करके सीखना, जैसा शिक्षक कर रहा है वैसा वैसा ही बालक रिपीट करेंगे, तो इस तरह से ध्यान रखना है। व्याख्यान विधि जिसमें डिटेल में बताया जाता है, सिर्फ टीचर बोलता है, वहाँ पर टीचर सेंटर्ड विधि है जिसमें टीचर बोलता रहता है और बाकी बच्चे सब सुनते रहते हैं व्याख्यान करके। तो इस विधि का उपयोग शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में बहुत कम किया जाता है, परंतु कौशल के प्रदर्शन के साथ साथ मौखिक व्याख्या आवश्यक होती है। यह बड़े बालकों के लिए उपयोगी होती है। यह ध्यान रहे कि इस विधि का उपयोग लंबे समय तक ना करें, आवश्यकता अनुसार ही करें। यह विधि क्रिया की विशेषता, उद्देश्य, उपयोगिता को समझाने के तौर पर उपयोगी होती है, जिसमें व्याख्या करके समझाई जाती है कि कैसे खेल को खेलना है उस बारे में। और अगली विधि है दर्पण विधि। दर्पण विधि के बारे में देखिए, यह बालकों को उन क्रियाओं को सीखने में प्रयुक्त की जाती है जिसमें दाएं बाएं की अवधारणा होती है। इस विधि में शिक्षक सभी प्रकार अपने दाएं बाएं हाथ या पैर की क्रिया करता है, जिस प्रकार बालकों को करते समय अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। अर्थात यदि बालकों को बाएं पैर दाईं ओर रखना है तो शिक्षक अपना दायां पैर बाईं ओर निकालता है। तो इस तरह से दर्पण विधि, जिसमें बच्चा किस तरह से करेगा उसको लेकर के ही शिक्षक शारीरिक जो भी व्यायाम होगा तो उसको उसी हिसाब से करे कि बच्चा उसको अच्छे से सीखे कि कौन सा हाथ कैसे उठाना है, कैसे करना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं खेलों के बारे में। सबसे पहला खेल है कबड्डी के बारे में। देखिए, कबड्डी का इतिहास, खेल का इतिहास देखिए, यह खेल ग्रामीण परिवेश में अधिक लोकप्रिय है। इसमें शारीरिक क्षमता दक्षता रखने वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें चुस्ती, स्फूर्ति व दमखम की आवश्यकता होती है। इसकी लोकप्रियता के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाने लगा है। इसे एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया है। यह कम खर्चीला खेल है। भारत में इस खेल का शुभारंभ हुआ तथा भारत इस खेल में लगातार विश्व चैंपियन रहा है। कबड्डी खेल को 1982 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन के खेल के रूप में जो एशियाई खेल भारत में आयोजित हुए थे और 1990 में स्पर्धा हेतु एशियाई खेलों में शामिल किया गया। तो भारतीय कबड्डी की संघ की स्थापना 1952 में हुई थी। तो ये कुछ डेट्स आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय कबड्डी की जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई, 1952 में, और एशियाई खेलों के में प्रदर्शन के रूप में 1982 में डाला गया और 1990 में स्पर्धा हेतु एशियाई खेलों में शामिल किया गया। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है डेट्स को लेकर के। टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है। एक टीम में 7 खिलाड़ी खेलने हेतु मैदान में उतारे जाते हैं। खेल की अवधि 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट की 2 पारियों में होती है। अंतराल 5 मिनट का होता है। महिला जूनियर सब जूनियर हेतु 15-15 मिनट की 2 पारी होगी। मध्यांतर 5 मिनट का होगा। खेल के मैदान दोनों टीम में से आउट होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 1 अंक दिया जाता है। जब समस्त खिलाड़ी एक टीम के आउट हो जाते हैं तो विरोधी दल के 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं, जिसे लोना कहते हैं। और खेल खेलने के लिए एक टीम में कम से कम 5 खिलाड़ी होना आवश्यक होता है। पांचों खिलाड़ी आउट होने पर दूसरी टीम को 7 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से नियम ध्यान रखना है। और अगला नियम है, इस खेल में श्वास तोड़े बिना कबड्डी शब्द का उच्चारण किया जाता है। कबड्डी 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 इस तरह से, और शब्द का उच्चारण जोर से एवं स्पष्ट होना चाहिए। 7वां नियम है, मैच के दौरान पूर्वार्ध व उत्तरार्ध में 2-2 टाइम आउट 30 सेकंड के लिए लिए जा सकते हैं। 8वां नियम है, कोई खिलाड़ी रेड करते हुए बोनस रेखा को पार करता है तो उसे अतिरिक्त 1 अंक दिया जाता है, लेकिन टीम में खिलाड़ियों की संख्या 5 से अधिक होने पर ही बोनस अंक दे होगा, ये ध्यान रखना है। और 9वां नियम है, निर्धारित समय में दोनों दलों में से जिस दल के अधिक अंक अर्जित किए हैं उसे विजेता घोषित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और 10वां नियम है, यदि दोनों दलों के अंक बराबर हो जाते हैं तो 5-5 मिनट का अंतराल समय देकर के परिणाम निकाला जाएगा। यदि फिर भी बराबर रहते हैं तो सडन डेथ के नियम
से परिणाम निकाला जाएगा। इसमें एक एक रेड क्रमशः दी जाएगी। जैसे ही कोई दल अंक प्राप्त करेगा वह विजेता घोषित होगा। तो इस तरह से कबड्डी के नियम ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं कौशल को लेकर के। कौशल में देखिए रेड रेड क्या होता है, एक श्वास प्रक्रिया में निरंतर बिना किसी रुकावट व आवाज़ बदले कबड्डी शब्द का उच्चारण करते हुए विरोधी दल के पाले में आक्रमण करना होता है, रेड डालना। टो टच क्या होता है, टो टच देखिए रेडर द्वारा विरोधी खिलाड़ी को पाँव के पंजे द्वारा छूना टो टच कहलाता है। साधारण टच रेडर द्वारा विरोधी खिलाड़ी के हाथ को छूना साधारण टच होता है। ब्लॉक लगाना रक्षक खिलाड़ियों द्वारा रेडर को सामने से रोकना। अगला है खच्चर किक या बैक किक, रेडर द्वारा पीछे किक लगाना बैक किक कहलाता है। एंगल कैच या एडी पकड़ तो रक्षक खिलाड़ी द्वारा रेडर के टखने को पकड़ना। अगला है थाई कैच या जांग पकड़ तो रेडर की जांग पकड़ना। नी कैच या घुटना पकड़ तो रेडर के घुटने को पकड़ना। इस तरह से नियम कुछ आपको कौशल ध्यान रखने हैं। अगर प्रश्न आता है कि रेड क्या होती है या रेड कैसे डाली जाती है, टो टच क्या होता है, टो टच किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। इसके बाद में देखिए बैक कैच या कमर पकड़ क्या होता है, तो रेडर की कमर पकड़ना। और रिस्ट कैच या कलाई पकड़ तो रेडर की कलाई को पकड़ना। इस तरह से ध्यान रखना है। और निर्णायक दल क्या होगा, रेफरी होगा एक, एम्पायर 2 होगा, स्कोरर 1 होगा, सहायक स्कोरर 2। इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रश्न कैसे आ सकते हैं, देखिए महिलाओं के लिए मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितने मीटर की होती है, एक मैच में कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं, खेल प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए, लोना क्या होता है, इस तरह के प्रश्न इस यूनिट में पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं खो खो को लेकर के। खो खो का इतिहास देखिए, खो खो पूर्णतः भारतीय खेल है। इस खेल के लिए किसी विशेष खेल उपकरण की जरूरत नहीं होती है। खेल हेतु एक समतल मैदान, 2 स्तंभ की आवश्यकता होती है। यह खेल भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। यह चुस्ती स्फूर्ति एवं दमखल वाला खेल है। महाराष्ट्र का सर्व लोकप्रिय खेल है। आपको प्रश्न आ जाए महाराष्ट्र का सर्व लोकप्रिय खेल बताइए, तो खो खो आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है। मुख्य रूप से यह भारत, पाकिस्तान व दक्षिण अफ्रीका में भी खेला जाता है। 1924 में सबसे पहले पूना में इसके नियम बने। खो खो के नियम सबसे पहले कहाँ पर बने, कब बने, तो 1924 में सबसे पहले पूना में नियम बने। 1955 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI का गठन हुआ 1955 में। और 1960 में प्रथम पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई। 1961 में प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई। प्रथम पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1960 में आंध्र प्रदेश में, प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता कोल्हापुर महाराष्ट्र में 1961 में, ये ध्यान रखना है। 1982 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में सम्मिलित किया गया। 1982 में एशियाई खेलों में इसे भी शामिल कर लिया गया। और 1987 में एशिया खो खो फेडरेशन का गठन हुआ। ये कुछ आपको डेट्स ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं खेल मैदान को लेकर के। खेल मैदान किस तरह का इसका होता है, तो 19 वर्ष का छात्र या छात्रा, महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए लंबाई जो मैदान की होगी वो 27 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 1.5 मीटर की। दूसरा है जूनियर वर्ग, 14 वर्ष छात्र छात्रा के लिए, लंबाई 23 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और लंबाई 1.5 मीटर की। तीसरा है पोल, पोल की ऊंचाई 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक होती है। पोल की परिधि 28 सेंटीमीटर से 31 सेंटीमीटर तक होती है। पोल का व्यास 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर खेल का जो मैदान है उस बारे में जानकारी रखनी है। खेल का मैदान का चित्र देख लीजिए, इस तरह का खेल मैदान होता है। इसके बाद में अब हम खेल नियमों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। खेल का समय इस तरह से ध्यान रखना है, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग का। और यहाँ पर खिलाड़ी जो है, प्रत्येक दल में 12 खिलाड़ी होंगे। 9 एक समय में खेल खेलेंगे, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे। टॉस खेल प्रारंभ होने से पूर्व रेफरी मुख्य निर्णायक दोनों दलों के कप्तानों को बुला करके टॉस करवाएगा। दौड़ने वाले दल का कप्तान अपने 9 खिलाड़ियों को 3-3 के भागों में विभक्त करके उनके क्रम निश्चित करेगा। और खेल प्रारंभ होने से पूर्व धावक दल के प्रथम 3 खिलाड़ी मैदान में होंगे और बैठने वाले दल के उपयुक्तानुसार बैठेंगे एवं एक्टिव चेजर किसी एक पोल के पास खड़ा हो। रेफरी द्वारा दोनों दलों के कप्तानों, एम्पायर, स्कोरर एवं टाइम कीपर को सचेत करके खेल प्रारंभ करवाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। एक्टिव चेजर धावक को आउट करने का प्रयास करेगा और अपनी योग्यता अनुसार अपने साथी जो खिलाड़ी है उसको खो देगा। जिस खिलाड़ी को खो मिली है वह सक्रिय अनुधावक एक्टिव चेजर बन जाएगा। और खो देने के लिए एक्टिव चेजर द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को हाथ से छूना एवं खो शब्द का उच्चारण एक साथ करना आवश्यक है, अन्यथा खो गलत मानी जाएगी। इस तरह से ध्यान रखना है। और एक्टिव चेजर द्वारा किसी भी परिस्थिति में मध्य रेखा को छूना फाउल माना जाएगा। चेजर को खो मिलने से पूर्व खड़ा हो जाता है तो फाउल माना जाएगा।
खो लेने के पश्चात चेजर का दर्जा एक्टिव चेजर का हो जाता है और वापस से वो जो पहले से खो ले रखा है जिसने, तो वो उसकी जगह पर आकर के बैठ जाता है। उसका मुंह एवं कंधा जिस दिशा में मुड़ेंगे उसे उसी दिशा का रुख करना पड़ेगा। सक्रिय चेजर कंधों की दिशा से विपरीत नहीं जा सकेगा। और इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखना है यहाँ पर। और 10वां नियम क्या है, रनर्स के दल के 3 धावक आउट होने पर अगले क्रम के निर्धारित 3 धावक मैदान में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। धावक हेतु नियम क्या है, देखिए धावक को भागते समय ध्यान रखना होगा कि वह चेजर को हाथ अथवा शरीर के किसी भी अंग से स्पर्श नहीं करें। ऐसा करने पर नियमानुसार चेतावनी दी जाएगी और ऐसा करने से आउट उसको घोषित कर देंगे। धावक को दौड़ते समय उसके दोनों पैर सीमा रेखा के बाहर नहीं जाने चाहिए, ऐसी स्थिति में वह आउट हो जाएगा। रनर धावक के लिए आवश्यक होगा कि निर्धारित स्थान से ही मैदान में प्रवेश करें। धावक इस नियम का पालन नहीं करेगा तो भी आउट हो जाएगा। और फॉलो ऑन क्या होता है, एक पारी का खेल पूर्ण होने पर अगर किसी दल के 12 अंक अधिक हैं तो उसे फॉलो ऑन दिया जाएगा और विरोधी दल को चेजिंग करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और कौशल यहाँ पर देखिए, पोल डाइव क्या होता है, पोल टर्न करते ही एक्टिव चेजर रनर के पीछे तेजी से डाइव करके उसे रोकने की कोशिश करता है तो पोल डाइविंग कहलाता है। और अगला यहाँ पर दूसरे नंबर पर है पोल टर्न। तो जब एक्टिव जो चेजर है वो रनर का पीछा करते हुए अन्य दिशा में सही ग्रिप से पोल पकड़ करके घूमता हुआ दूसरे हाफ में प्रवेश करता है तो पोल टर्न कहलाता है। और ड्राइव क्या है, डाइव में देखिए जब मैदान में एक्टिव चेजर जो है वो सही दिशा तेजी से उछाल लेकर के रनर के पीछे या नीचे छूने की कोशिश करता है तो डाइव कहलाता है। और यहाँ पर अगला चौथे नंबर पर है सिंगल चेन। तो यह जब रनर रनिंग करते हुए बैठते समय एक चेजर के पीछे से निकल करके दौड़ता हुआ स्वयं को सुरक्षित करते हुए खेलते हुए चेन बनती है तो वो सिंगल चेन कहलाती है। 5वां है शोल्डर लाइन। तो खेल खेलते समय एक्टिव चेजर जो कंधे की काल्पनिक कोण दिशा रेखा को मानते हुए सही दिशा ग्रहण करता है। ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और छठा यहाँ पर है डबल चेन। डबल चेन क्या है, जब रनर रनिंग करते हुए 2 एक्टिव चेजर की पीठ के पीछे निकलते हुए तीसरे एक्टिव चेजर की विपरीत पीठ पर जाते हुए खेलने से जो चेन बनती है वो क्या है, डबल चेन। टेप लगाना क्या होता है, तो जब एक्टिव चेजर रनर का पीछा करके आगे की ओर झुक करके हाथ से रनर की एडी आदि को छूता या छूने का प्रयास करता है तो वह टेपिंग कहलाता है। ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और निर्णायक मंडल क्या है, रेफरी या मुख्य निर्णायक 1 होगा, एम्पायर 2 हैं, स्कोरर 1, टाइम कीपर 1 है। इस तरह से ध्यान रखना है। और गतिविधि आदि आप पढ़ लीजिएगा PDF में देख करके इसमें। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल 2 टीमों के मध्य खेला जाने वाला विश्व का दूसरा सबसे तेज खेल है, विश्व प्रसिद्ध खेल है। मैदान के दोनों ओर बोर्ड पर रिंग लगी होती है एवं दोनों टीमें एक दूसरे से बास्केट में बॉल डालने का प्रयास करती है। तो इस तरह से खेल का इतिहास हम यहाँ पर देख लेते हैं। खेल में देखिए बास्केटबॉल का आविष्कार अमेरिका में हुआ। डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दिसंबर 1881 में इस खेल की शुरुआत हुई। 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई। 1936 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल को प्रथम बार शामिल किया गया। इसमें 21 देशों ने भाग लिया। भारत में बास्केटबॉल को YMCA मद्रास चेन्नई खेल केंद्र में 1935 में शुरू किया गया। 1950 में BFI बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारतीय टीम ने भी भाग लिया। बास्केटबॉल को राजस्थान में राज्य खेल के रूप में भी अपनाया है और राजस्थान के बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खेलों को भारत की प्रतिनिधित्व किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बास्केटबॉल को राजस्थान ने राज्य खेल के रूप में अपनाया है। और खेल के मैदान और उपकरणों के बारे में बात करते हैं तो पोल क्या है, अंतिम रेखा से 2 मीटर दूर होता है। इस पोल पर बैक बोर्ड एवं रिंग बनी होती है। रिंग क्या है, रिंग लोहे का व्यास 45 सेंटीमीटर एवं मोटाई 5 मिलीमीटर, ऊंचाई जमीन से 3.5 मीटर। इस तरह से ध्यान रखना है। नेट रहती है, रिंग से नीचे लगी होती है जिसकी लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। और चौथा है बैकबोर्ड। तो आयताकार 1.80 गुणा 1.05 मीटर का होता है, मोटाई 30 मिलीमीटर, लकड़ी का फाइबर ग्लास होता है। ज़मीन से बोर्ड की निचले हिस्से की ऊंचाई 2.90 मीटर की होती है। तो इस तरह से ये कुछ नियम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं खेल मैदान को लेकर के। उपकरणों के बारे में, खेल का समय है, एक मैच 40 मिनट का होता है। इसमें 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक 2 क्वार्टर 10 मिनट का तथा अंतराल 2 व 3 क्वार्टर के मध्य 10 मिनट के अंतराल का होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। यदि 40 मिनट तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहता है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय तब तक दिया जाता रहता है तब तक कि परिणाम ना निकले। और बॉल रबड़ की एक सिंथेटिक लेदर की होती है, वजन 600 से 650 ग्राम तक, और बॉल की परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर की होती है। तो बॉल के बारे में प्रश्न आ जाता है।
नियम आप देख लीजिएगा, नॉर्मल से नियम है जिस तरह से आपने पहले के खेलों में देखे हैं। कौशल में कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है। चेस्ट पास क्या होता है? तकनीकी, दोनों पैर समानांतर खोल करके एक साथ रखें, दोनों हाथ कोहनी से मोड़ करके सीने के पास में रखें, इस तरह से ये खेल है। और इसमें देखिए, निर्णायक दल में रेफरी 2 होते हैं, एम्पायर 1 होता है, स्कोरर 1 होता है, टाइम कीपर 1 होता है, फाउल इंडिकेटर 1 होता है, चॉइस सेकंड ऑपरेटर 1 होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में हॉकी को लेकर के बात करते हैं। हॉकी का इतिहास देखिए, हॉकी काफ़ी प्रसिद्ध खेल है। प्रारंभ में इस खेल का उद्गम मिस्र से प्राप्त हॉकी से मिलते जुलते चित्र से माना गया है, जो लगभग 2050 ईसा पूर्व के थे। हॉकी में सबसे पुरानी क्लब की स्थापना सन 1871 ईस्वी में हुई। आधुनिक हॉकी खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड माना जाता है। हॉकी के नियम 1883 में अपनाए गए। ओलंपिक खेलों में हॉकी की शुरुआत 1908 लंदन में हुई। 1855-1886 कोलकाता में हॉकी क्लब बना। इसके पश्चात भारत के अन्य स्थानों पर भी क्लबों की स्थापना हुई। भारत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। ये इस तरह से इसका मैदान आप स्क्रीन पर देख लीजिए और खेल मैदान के बारे में डिटेल्स आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर उपकरण यहाँ पर रहते हैं, हॉकी स्टिक, बॉल रहती है, और कीकर्स, लेग गार्डनर्स, abdomen गार्ड, चेस्ट गार्ड, हेड गियर, हेड ग्लव्स, शूज, सॉक्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट, इस तरह से ये इसमें खेल में रहते हैं। और खेल नियम नॉर्मल से हैं। कौशल में देखिए, हिट करना क्या होता है। हॉकी स्टिक के द्वारा बॉल पर प्रहार करना हिट करना कहलाता है। इसमें बॉल व स्टिक के टकराने की आवाज़ आती है। पुश करना क्या होगा? पुश करना क्या होगा? हॉकी स्टिक से बॉल को रगड़ करके धकेलना पुश करना कहलाता है। फ्लिप क्या है? फ्लिक हॉकी स्टिक द्वारा बॉल को 8 से 12 इंच की ऊंचाई तक उछाला जाता है। स्कूप क्या है? हॉकी स्टिक द्वारा बॉल को हवा में उछाला जाता है। टैकल क्या है? टैकलिंग से तात्पर्य बॉल को विरोधी खिलाड़ी से छीनना है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अगला खेल है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में नॉर्मल जानकारी आपको ऑलरेडी है, मैदान के बारे में और उसके नियमों के बारे में। इसमें इतिहास में आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं कि क्रिकेट खेल वर्तमान समय में बहुत ही लोकप्रिय खेल है। इस खेल का जन्म 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में माना जाता है। वैसे क्रिकेट का उल्लेख 13वीं सदी में भी मिलता है। क्रिकेट का सर्वांगीण अध्याय 1760 से प्रारंभ हुआ और उसका दूसरा सर्वांगीण अध्याय मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ऑस्ट्रेलिया में 1787 में स्थापना से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना सन 1909 में हुई तथा भारत का क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना 1928-29 में हुई। भारत में पहला टेस्ट मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया। एक दिवसीय वर्ल्ड कप प्रथम बार 1975 से प्रारंभ हुए। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2020 होता है, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 से शुरू हुआ। भारत में अभी तक 2 बार एक दिवसीय विश्व कप 1983 व 2011 में जीता, जबकि 2020 विश्व कप है वो 2007 में जीता। भारत में कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी हुए हैं, जिसमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी आदि के आपको नाम ध्यान रखने हैं। हाल ही में भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार की ओर से भारत का सबसे बड़ा अवार्ड खेल रत्न प्रदान किया गया है। इस तरह से ध्यान रखना है। खेल के मैदान को लेकर के कुछ जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि क्रिकेट खेल गोलाकार होता है। इसके बीच में एक पिच बना होता है जिस पर खेला जाता है। मैदान की गोलाई पिच के बीच में 60 से 90 यार्ड 54.84 मीटर से 82.29 मीटर तक होती है। लंबाई होती है 22 गज 66 फीट 20.11 मीटर, इस तरह से ध्यान रखना है। और चौड़ाई होती है 10 फीट और क्रीज जो होती है पिच की वो 8 फीट 8 इंच की होती है। ये 3 बिंदु आपको ध्यान रखना है कि पिच की लंबाई 22 गज की, चौड़ाई होती है 10 फीट की और क्रीज होती है 8 फीट 8 इंच की, ये ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल का बल्ला लकड़ी से बना होता है 38 इंच का हैंडल सहित 96.5 सेंटीमीटर का, और वजन इसका 2.4 औंस होता है। और गेंद चमड़े की बनी होती है या और भी कुछ गेंदें होती है अलग अलग प्रकार की। इसकी परिधि 8 इंच से 9 इंच 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर की बॉल होती है। वजन होता है बॉल का 5.5 औंस से 5 सही 3/4 औंस तक। 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक की बॉल होती है। और स्टंप की जो लंबाई होती है 38 इंच 71.10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर तीनों विकेट की। और जो गिल्लियाँ होती है, जो विकेट के ऊपर गिल्लियाँ रखी होती है, उनकी लंबाई 10.95 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.27 सेंटीमीटर। और खेलों के उपकरण आप जानते ही हैं, बैट बॉल। और इसके बाद में खेल के नियम भी आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर खेल कौशलों को ध्यान में रखना है। ऑफ स्पिन क्या होती है? ऑफ साइड से बॉल को डालना और बॉल को टर्न कराना। लेग स्पिन क्या होती है? बॉल को लेग से अंदर की तरफ टर्न कराना। फ्लाइट क्या होता है? बॉलर द्वारा बॉल को थोड़ा अधिक हवा में उछाल करके फेंका जाना। इन स्विंग
इन स्विंग क्या है, फास्ट बॉलर द्वारा बॉल को बाहर की तरफ डालना और अंदर की तरफ भेजना व स्विंग करवाना बॉल को, तो वो इन स्विंग। और आउट स्विंग क्या होगा, फास्ट बॉलर द्वारा बॉल को अंदर की तरफ डालना और बाहर की तरफ भेजना व उसको स्विंग करवाना। रिवर्स स्विंग क्या है, फास्ट बॉलर जब बॉल को डालता है और बॉल गिरने के बाद पीछे की तरफ खींचती हुई जाती है। मीडियम पेस क्या है, बॉल जब ज़्यादा तेज भी नहीं पर ज़्यादा धीरे भी नहीं, यानी मध्यम स्तर की बॉल फेंकना मीडियम पेस कहलाता है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और क्रिकेट की कुछ सामान्य जानकारी भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिसमें देखिए LBW क्या होता है। यदि एम्पायर को लगे कि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद सीधे विकेट में जा रही है और बल्लेबाज ने उसे जाने या अनजाने में शरीर के किसी अन्य अंग से रोक लेता है, तो एम्पायर ऐसी स्थिति में आउट करार देता है, इसे LBW कहते हैं। बोल्ड क्या होता है, गेंदबाज द्वारा गेंद फेंके जाने पर बॉल विकेट में लगे और गिल्लियां विकेट से हट जाएं तो उसे बोल्ड कहेंगे। वाइड बॉल क्या है, यदि गेंदबाज गेंद को बल्लेबाज की पहुंच से दूर फेंकता है और एम्पायर उसे वाइड बॉल दे देता है। बाई क्या है, अगर कोई बॉल बल्लेबाज अथवा बल्ले को छुए बिना निकल जाती है और रन ले लिया जाता है तो इस रन को बाई कहा जाता है। लेग बाई क्या है, जब बॉल बल्ले को नहीं छूती है और बल्लेबाज को छूती हुई निकलती है और रन ले लिया जाता है तो उसे लेग बाई कहा जाता है। रन आउट क्या है, जब गेंद खेल में हो और यदि बल्लेबाज क्रीज से बाहर हो या रन ले रहा हो तो ऐसी स्थिति में विपक्षी टीम द्वारा कोई सदस्य गेंद द्वारा उसका विकेट गिरा देता है तो उसे रन आउट कहते हैं। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब ऐसे दोस्तों बहुत सारे खेल हैं, कुश्ती के बारे में है और फुटबॉल के बारे में है। फुटबॉल के साथ में ही यहाँ पर है वॉलीबॉल के बारे में और है हैंडबॉल के बारे में, जूडो के बारे में है, बैडमिंटन के बारे में है, टेबल टेनिस के बारे में है, जिम्नास्टिक के बारे में है। एथलेटिक्स के बारे में है यहाँ पर कुछ बिंदु, और इसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए, ऊंची कूद, नीची कूद, लंबी कूद, ये सब जो कूदें हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। गोला फेंक, और ये कुछ चित्र यहाँ पर दिए हैं। थ्रोइंग मूवमेंट वगैरह के बारे में बात करी गई है। तो इस तरह से आपको समझना है कि यूनिट काफ़ी बड़ा है। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे तो घंटे भर से भी ऊपर का ये आपका वीडियो हो जाएगा, और एक एक बिंदु को समझने के लिए आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। और अगर हम ज़्यादा खेलों के बारे में बात करेंगे तो आप उसमें कन्फ्यूज भी ज़्यादा हो जाएंगे। आपको अपने हिसाब से 2-3 खेल ऐसे चूज़ कर लेने हैं जिनकी आपको प्रीवियस नॉलेज है पहले से, और उनके बारे में कुछ कुछ नियम ही आपको देखने पड़े, तो उनको आपको एडजस्ट करना है और उनको आपको लिख देना है। 5 नंबर का यूनिट है तो बड़ा प्रश्न यहाँ से आएगा आपके एक, और एक प्रश्न आपके छोटा यहाँ से आएगा। तो आपको बड़े प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है इस यूनिट में। आपके पास सीरीज है तो उसमें आप आराम से देखिएगा सभी बिंदुओं को। जिनके पास सीरीज नहीं है तो वो मेरे पास मैसेज कर लीजिएगा, PDF में आपको सेंड कर दूंगा। इसकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आप इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। बाकी सभी जो यूनिट्स हैं, इसके 4 यूनिट, उनमें हमने कम से कम समय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कशन किया है, सभी बिंदुओं को समझा है। पर ये जो लास्ट यूनिट है आपका 5 नंबर का यूनिट है और काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसमें एक एक बिंदुओं को डिस्कशन करना संभव नहीं है, काफ़ी बड़ा यूनिट हो जाएगा। और फिर अभी देखिए दोस्तों, एक दिन की तैयारी में आप अगर ज़्यादा खेलों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा खेलों को आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, उसमें अलग अलग नियम वगैरह उलझ जाएंगे। आप कौन से खेल की लंबाई कितनी है, मैदान किस किस तरह का होगा, वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो अपने हिसाब से 1-2 खेल आप चूज करिएगा, जैसे क्रिकेट, आपका फुटबॉल हो गया, तो उस तरह से 2-3 खेल आप चूज करिएगा। कुश्ती भी आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 खेल आप ले लीजिएगा जिनको आपको प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, और आपको कुछ कुछ उसके नियम देखने हैं। और उसमें एक ऐसे जो वर्ड, जैसे मान लो रन आउट क्या होता है, स्विंग करवाना क्या होता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आते हैं। इस तरह से हमारा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का सिलेबस कंप्लीट होता है। महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी दिक्कत आपको रहती है, या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हमें अलग वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज करके भी बता सकते हैं। उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको लेकर के हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।